पिछले एपिसोड में देखा था कि चारों अलायंस यहाँ पे मिलके इन लोगों की फील्डिंग सेट करने वाले थे, लेकिन उल्टा उन्हीं की ही फील्डिंग सेट हो जाती है। वुसवांग को तो उनकी फील्डिंग के बारे में पता चल चुका था, लेकिन जियांग भाई सारे लौंडों का लक लेके बैठा है। उसे घंटा कुछ पता नहीं, लेकिन फिर भी उसको क्रेडिट मिल जाता है। जब भांडा फूट जाता है तो फिर तबला क्यों न बजाया जाए, जिसके बाद ये लग जाते हैं भाई एक दूसरे के ऊपर धड़ाम धुड़ुम। और फिर वुसवांग अकेला इन सभी लोगों के लिए काफी था, लेकिन ये लोग फील्डिंग सेट करके आए थे, इसलिए एक बंदा यहाँ पे स्पेस पोर्टल का इस्तेमाल करके वुसवांग को टोकने वाला था, तो जियांग उसे रोक देता है, जिसके बाद वो उसके लिए वफादार कुत्ते की तरह बन जाता है। साला वो जब भी स्पेस से बाहर झांका वो चाकू घुसा देता, साले बाहर नहीं उन्हें खर्चा वानी दे दूंगा। और इसी मारामारी के बीच में हम कुछ बड़ी बड़ी चीजों को आपस में भिड़ता हुआ देखते हैं। दो बड़े बड़े असैसिन्स आपस में भिड़ रहे थे। तुम्हें क्या लगा भाई, साले गंदी सोच वाले। वहीं हम लोग एक नीर परी को देखते हैं, बेसिकली पानी की रानी, जो कि यहाँ पे बाईफेंग के साथ भिड़ने की कोशिश कर रही थी। वहीं पे कुछ छोटे मोटे फैन सर्विस जो कि यहाँ पे धरती की सीढ़ बना के ब्लॉक कर रहे थे, वहीं पे कुछ तीरंदाजी कर रहे थे। वहीं पे हम लोग वफादार कुत्ते मतलब जियांग को देखते हैं, जो कि अभी भी स्पेस वाले बंदे को उंगली करे जा रहा था कि बाहर न झकियो। और यहीं पे ही शायद से वीडियो एंड हुआ था। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जियांग जो यहाँ पे वफादारी कर रहा था, वो साथ में यहाँ पे हेवन ब्लेड का इस्तेमाल करते हुए 2-3 चूजों को भी निपटाई दे रहा था। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये लोग झटकों में यहाँ पे खत्म हो जाएंगे, कोई बचेगा ही नहीं। इनका जो प्लान था वो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। वुसवांग को ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग निकल गया। वहीं पे जियांग आराम से बैटलफील्ड में घुस रहा है, उन्हें कोई रोकने वाला ही नहीं है। लेकिन इनके प्लान का एक मास्टर स्ट्रोक था जो कि इसी टाइम पे आ जाता है। वो था यहाँ पे छोटा होता हुआ वॉर जोन, जिससे बिजली निकल रही है। वहीं पे हम लोग नीर परी को देखते हैं। अगर तुम्हें नीर की परिभाषा नहीं पता तो पानी कहते हैं जल। एक सेकंड में चेक कर लो यार, कहीं मैं तो गलत नहीं हूँ, तो मैं कर आ रहा हूँ। हाँ सही है। हम लोग नीर परी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे अपनी डिवाइन एबिलिटी का इस्तेमाल करती है, और वहां पे वो अपने पानी को बिजली के साथ मिला देती है, ऐसे ना तैसे। वुसवांग को समझ में आ जाता है कि ये लोग यहाँ पे मास्टर स्ट्रोक इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि मैं नीर परी को पहले निपटाना पड़ेगा, इससे पहले कि बवाल हो जाए। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग इनके लीडर को देखते हैं, जो कि आगे से कियाओस इल्यूजन का इस्तेमाल करता है, और वो वुसवांग को इल्यूजन के अंदर डाल देता है, जिससे इनकी टीम की सबसे ताकतवर कड़ी अब कमजोर पड़ जाती है। अब वो यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि वो इल्यूजन के लिए कम से कम 10 सेकंड या फिर 20 से 30 सेकंड के लिए एलिमिनेट हो चुका है। जब तक वो यहाँ से बाहर निकलेगा तब तक सभी लोग एलिमिनेट हो चुके होंगे। हम लोग नीर परी को देखते हैं, जो कि यहाँ पे बाईफेंग के ऊपर भारी बढ़ रही थी और वो उसे पीछे ढकेलते हुए जा रही थी। इसके बाद वो यहाँ पे अपना मास्टर स्ट्रोक प्ले करती है और फॉरबिडन कर्स का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे पानी को जियांग की टीम के ऊपर मार कर देती है, जिससे बिजली अब डायरेक्ट इन्हीं के ऊपर ही आगे गिरेगी। इसके बाद हम बिजली को देखते हैं, जो कि यहाँ पे एक ड्रैगन का शेप ले लेती है और वो इनकी तरफ आगे बढ़ने लगती है, इन्हें एलिमिनेट करने के लिए। फिर हम लोग टैंगिन को देखते हैं, जो कि अपना मैच जीत चुकी थी, लेकिन सामने वाली असैसिन आगे से कहती है इसका कोई फायदा नहीं है बाबू, क्योंकि जब तुम सभी एलिमिनेट ही हो जाओगे तो फिर कौन जीता कौन हारा किसे फर्क पड़ता है। हम लोग बाईफेंग को देखते हैं, जो कि यहाँ पे बची कुछ कोशिश करना चाहता था, लेकिन ये सभी लोग एकदम स्पेस के जरिए कल्टी मार रहे थे। वहीं पे कुछ लोगों का मेंटल ब्रेक डाउन होने लगता है। ये आगे से कहते हैं हम यहाँ पे कैसे मर सकते हैं, मरोगे कहाँ, सिर्फ बाहर होगे गेम से। वहीं पे लोग वुसवांग को देखते हैं और इसका पारा एकदम हाई था। इन लोगों से कहता है अगर मैं बच गया तो मैं चुन चुन के मारूंगा तुम लोगों को। सामने से लीडर आगे से कहता है तब के तब देखा जाएगा, अभी तुम बस मजा देखो। बट वी नो दैट यहाँ पे प्लॉट आर्मर हमेशा काम आता है, क्योंकि जियांग के पास यहाँ पे थंडर एलिमेंट मास्टर एबिलिटी है, बेसिकली टैलेंट है। तो वो लाइटनिंग ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ने लगता है और ये लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। ये कहते हुए तू बचेगा कारे, ड्रैगन की तरफ आगे बढ़ रहा है, ऐसा लगता है कि ये मरना चाहता है। क्या तुम्हें मरने की इतनी ज्यादा जल्दी है? तो जियांग आगे से कहता है हाँ बाय द वे ये ट्रम्प कार्ड है ना तुम लोगों का, इसके बाद तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन ये काफी ज्यादा कमजोर है। और हम लोग देखते हैं कि जितने भी ड्रैगन यहाँ पे नीचे आ रहे थे वो सभी जियांग की तरफ ही आगे बढ़ने लगते हैं। इस पे लीडर यहाँ पे नीर परी से कहता है ये क्या कर रही हो तुम, तीनों को एक तरफ थोड़ी ना मोड़ना है, सब पे गिराओ यार, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, उसे ही क्यों यहाँ पे सब कुछ दिया जा रहा है। लेकिन नीर परी आगे से अब ड्रैगन्स को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। वो सभी ड्रैगन्स यहाँ पे उसकी फॉरबिडन स्पेल से आजाद हो चुके थे। इस पे जियांग आगे से कहता है क्योंकि तुम्हारे ड्रैगन्स के अंदर अब पानी नहीं बचा है, वो बेचारे सूख चुके हैं। इसके बाद जियांग आगे से थंडर मास्टर का थंडर एल्यूमिनेशन यानी कि किसी भी तरीके की बिजली को एनर्जी के अंदर बदल के खुद के लिए इस्तेमाल करने वाली टेक्निक का इस्तेमाल करता है और सारी इलेक्ट्रिसिटी वो यहाँ पे एब्जॉर्ब करने लगता है। इससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि जियांग के पास यहाँ पे थंडर मास्टर का भी टैलेंट है, वो डुअल जॉब होल्डर है। इसके बाद जियांग आगे से अपनी एबिलिटीज यूज करते हुए बताता है कि अब हमारी बारी है शिकार करने की, देखता हूँ कि तुम्हारा टेलीपोर्टेशन स्पेस मैजिक मुझसे ज्यादा तेज है या नहीं। तुम्हें पता होगा कि जियांग के पास यहाँ पे ये भी एबिलिटी है कि वो इलेक्ट्रिसिटी के जरिए एक छोटी सी रेंज के अंदर कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है चुटकियों में। इन लोगों ने ये स्पेस पूरी तरीके से क्लोज नहीं किया था, बेसिकली ये इंतजार कर रहे थे कि कब ये मरेंगे, ये नहीं कि भागे अपना काम करके। क्योंकि जियांग के पास यहाँ पे एकदम टेलीपोर्ट होने की एबिलिटी, इसलिए वो खटाखट स्पेस के पास टेलीपोर्ट होता है और थंडर शॉट का इस्तेमाल करते हुए इन सभी लोगों को एक एक करके एलिमिनेट करने लगता है। लीडर को समझ में आ जाता है कि जियांग की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं, ये पूरा मिशन यहाँ पे फेल हो गया है। इसलिए वो और किसी से कहता है कि तुरंत भाग जाओ यहाँ से, हम उसे रोक नहीं सकते हैं, हमें तुरंत यहाँ से निकलना पड़ेगा। और वह इन लोगों से स्पेस पोर्टल ना इस्तेमाल करने के लिए कहता है। लेकिन हम लोग लू को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे अपनी सेल का इस्तेमाल करते हुए एक रेडियस
रेडियस में इन लोगों को कैद कर लेती है, जिससे ये यहाँ से बच के भी भाग नहीं सकते थे। अब बेसिकली ये इसकी शील्ड का एडवांस वर्जन है, जिससे ये यहाँ पे किसी भी चीज को ब्लॉक कर सकती है। हम लोग फीमेल असैसिन को देखते हैं, जो कि यहाँ पे कहती है कि एक स्पॉट के ऊपर अटैक करो बैरियर के ऊपर, जिससे हम उसे तोड़ सकते हैं। लेकिन उसी टाइम पे उसके सामने टैंगिन आ जाती है, जो कि उससे कहती है बेबी इट्स टाइम टू सेकंड राउंड। कोई फिल्म नीर परी को देखते हैं और बाइफेंग उसके ऊपर दोबारा हमला करता है, ये कहते हुए तुम कहाँ जा रही हो भाई पानी बरसाने, थोड़ा सा पानी इधर बरसा के जाओ। वहीं पे ये दोनों यहाँ पे बचे कुछ छोटे मोटे शिकार को खत्म कर रहे थे। वहीं पे मुहान की और वैंगजी भी आगे से मदद कर रहे थे छोटे मोटे अपोनेंट्स को मारने में। पूरे के पूरे 40 जो है यहाँ पे। वहीं पे तो जियांग अकेला ही काफी था 20-30 को निपटाने के लिए। इसके बाद हम लोग उस वॉइड वाले स्पेस वाले बंदे को देखते हैं, जो कि आगे से जियांग के ऊपर यहाँ पे स्पेशल जम यानी कि स्पेस के जरिए टेलीपोर्ट होकर जियांग के ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। लेकिन जियांग पलक झपकता है वहां से टेलीपोर्ट होता है और उसके सामने एक और उसके साथी को मार गिराता है। जिससे यहाँ पे लीडर और इस स्पेस वाले बंदे दोनों को ही समझ में आ जाता है कि जियांग की स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो लोग चाह के भी यहाँ पे जियांग को पकड़ नहीं पा रहे हैं। इसके बाद हम लोग टीम लीडर को देखते हैं, जो कि आगे से यहाँ पे उस स्पेस वाले बंदे को बताता है कि उसकी आंख की पुतली यहाँ पे जियांग के किसी भी एरिया को डिटेक्ट कर सकती है और वह यहाँ पे अपनी कॉन्शियसनेस को इस स्पेस वाले बंदे के साथ जोड़ देता है, जिससे ये लोग बिना किसी दिक्कत के कम्युनिकेट कर सकते हैं। लेकिन उस टाइम पे जियांग उस स्पेस वाले बंदे के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि कहाँ जा रहे हो भाई, इतना ज्यादा टाइम लगाओगे तो फिर मैं तुम्हें मार ही दूंगा। जिसके बाद वो आगे से सॉर्ड ऑफ थंडर का इस्तेमाल करता है और उसके ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है, जिससे वो बंदा वहीं पे एलिमिनेट हो जाता है। जिसके बाद जियांग वू सुवांग से कहता है कि मैं तो इसे भी निपटाना चाहता था, लेकिन मैं तुम्हारा मजा तुमसे छीनना नहीं चाहता। इस पे वू सुवांग आगे से कहता है कि ये लीडर मेरे लिए छोड़ दो, क्योंकि वू सुवांग तब तक यहाँ पे इल्यूजन से आजाद हो चुका था। अब लीडर कुछ भी नहीं कर सकता था, इसलिए उसके जितने भी साथी थे वो सभी यहाँ पे वू सुवांग के ऊपर अटैक करने की कोशिश करते हैं उसे बचाने के लिए। बट वू सुवांग कुछ अलग ही लेवल पर था। वो एक एक को पकड़ता है और उन्हें उठा के पटक के मुंह उनका जमीन में घुसा देता है और उन्हें मारते हुए लीडर की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जियांग उसके पास आता है और उसे कहता है कि यार तुम तो धीरे पड़ रहे हो। तो जियांग उसे कहता है कि चलो देखते हैं कि कौन कितने मार पाता है। उसे टाइम हम लोग नीर बरी को देखते हैं, जो कि पीछे मुड़ के उन लोगों से कहती है कि जल्दी करो भाई, और वो उन दोनों से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे बचा सकते हो। वही हम लोग वाइफेंग को देखते हैं, जिसको यहाँ पे नीर बरी ने पकड़ रखा था और उसको यहाँ पे सिकंजी की तरह इस्तेमाल करने वाली थी। लेकिन उससे पहले ही यहाँ पे जियांग जन तेजी के साथ आगे बढ़ता है और वाइफेंग को बचा लेता है। इसके बाद वो अपनी क्रीस एंड मैजिक का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे वाइफेंग को लो के पास भिजवा देता है मरम्मती करवाने के लिए। इसके बाद हम लोग लीडर को देखते हैं, जिसको यहाँ पे जियांग के ट्रिक के बारे में पता चल जाता है कि जियांग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, जो कि 50 मीटर के रेडियस के अंदर फैला हुआ है, जिससे वो यहाँ पे बिजली की रफ्तार से कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है बिना किसी दिक्कत के। जैसे कि लाइटनिंग के पास एक कंडक्टर होता है, बिल्कुल उस तरीके से। इसलिए वहाँ पे नीर बरी से कहता है कि जियांग यहाँ पे लाइटनिंग फील्ड का इस्तेमाल कर रहा है, उसको उसकी लाइटनिंग फील्ड से अलग कर दो। इसलिए नीर बरी आगे से यहाँ पे एक गोल्ड रेड पता नहीं कुछ तो इस्तेमाल करती है, लेकिन वो जियांग के ऊपर एक स्पेस मैजिक लगा देती है। बेसिकली पानी के जरिए वो यहाँ पे जियांग को इलेक्ट्रिक फील्ड से अलग कर देती है। जियांग उस पानी के कालों में यानी कि मैजिक के ऊपर पंच मारते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे से रोक सकती हो। लेकिन जब वो स्लैश मारता है तो पानी कटता है और दोबारा हील भी हो जाता है दुगनी तेजी के साथ में। नीर परी उससे कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक शॉट के साथ में यहाँ पे पानी को काट सकते हो, ये बस पानी के बहाव को और ज्यादा बढ़ाएगा। जितना ज्यादा तेजी के साथ तुम पानी के ऊपर अपनी शॉट घुमाओगे उतना ज्यादा रिस्ट्रिक्शन बढ़ता जाएगा, अब तुम यहाँ पे कुछ भी नहीं कर सकते हो। इस पे जियांग आगे से कहता है ठीक है फिर मैं अपनी शॉट ही नहीं इस्तेमाल करूंगा। वो आगे से यहाँ पे साउजिया से कहता है कि मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके बाद वो नीर बरी से कहता है कि तुमने ये कहा कि मैं जितना ज्यादा जोर इस पे लगाऊंगा ये उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, चलो देखते हैं कि ये कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते जाता है। जिसके बाद वो आगे से यहाँ पे फिजन बॉडी का इस्तेमाल करते हुए उस बैरियर के ऊपर पंच मारता है, तो उसकी बॉडी इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि बैरियर एक झटके के अंदर ही टूट जाता है और जियांग आजाद हो जाता है। फिर उसका पंच का फोर्स यहाँ पे नीर बरी की तरफ आगे बढ़ता है और धड़ाम से उसके मुंह के ऊपर जा लगता है। इससे नीर बरी के ऊपर एक आघात हमला होता है और वो काफी ज्यादा चोटिल हो जाती है। और वो नीर बरी से कहता है कि इतनी जल्दी ना मरो भाई, पानी देके जाओ, मैं प्यास लगी है यार, पानी पीना है। इसके बाद हम लोग वो सुवांग वाली साइड को देखते हैं और उसे बुरा लगता है कि जियांग यहाँ पे अपनी फाइट जीत चुका है और वो अभी भी यहाँ पे भिड़े ही जा रहा है। इसलिए वो सुवांग यहाँ पे अपने ऊपर जोर देता है और अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ाता है, जिससे वो एक झटके के अंदर ही छोटी मोटी कीड़ों को मार गिराता है। इसके बाद सिर्फ लीडर ही बचा हुआ था। लीडर आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं अपन झुंझुना बजाने के लिए आया हूँ। जिसके बाद वो यहाँ पे अपनी स्पेशल एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो सुवांग के ऊपर दोबारा यहाँ पे इल्यूजन का इस्तेमाल करता है। वो सुवांग आगे से कहता है कि मैं एक सेम ट्रिक के अंदर 2 बार नहीं फंसता हूँ, गलतियां दिन में उससे बस 2 ही बार होती हैं, उससे ज्यादा नहीं करता। वहीं पे जियांग को इल्यूजन से कोई लेना देना ही नहीं था। ग्रैंड पार्टी उसके लिए इल्यूजन को यहाँ पे ब्लॉक कर लेता है। फिर इसके बाद लीडर यहाँ पे वो सुवांग के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि वो आज भले ही चाहे खुद को सेक्रीफाइस कर दे, लेकिन वो सुवांग को यहाँ पे अपने साथ लेके ही जाएगा ताकि उनके पास अभी भी यहाँ पे जीतने के चांस रहे। दरअसल इनके अलायंस के कुछ मेंबर भी बचे हुए जो कि अलग तरीके से घूम रहे हैं, बेसिकली कैंपिंग। लेकिन वो
वुसवांग लीडर के मुंह के ऊपर एक ही घुसा मारता है और उसे जमीन के अंदर घुसा देता है, ये कहते हुए मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें और तुम्हारे साथियों को एक साथ ही निपटा दूंगा ताकि तुम्हारे पास जीतने के कोई चांस ही ना रहे। इसके बाद वो पीछे मुड़ के जियांग से कहता है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी सच में कमाल की थी, घंटे की स्ट्रेटेजी, सब कुछ प्लॉट आर्मर है। इसके बाद लोग ये एरिया छोड़ के आगे की तरफ बढ़ने लगते हैं क्योंकि जोन अभी भी श्रिंक हो रहा है। वहीं पे हम लोग जुआनजी और लिंक्यू को देखते हैं जो कि आगे से जियांग के बारे में बात कर रहे थे कि इसका प्रोग्रेशन कुछ ज्यादा ही बढ़ते जा रहा है। साले के पास लाइटनिंग डुअल जॉब भी है, अगर ये 9 विंग्ड मियास्मा का इस्तेमाल ना भी करे तो भी यहाँ पे गोल्डन लिस्ट के अंदर अपनी पोजीशन बना सकता है। वहीं पे लिंक्यू यहाँ पे जुआनजी से कहता है कि तुम्हारा डिसेंडेंट वुसवांग इतना भी बुरा नहीं था, उसने भी काफी अच्छा परफॉर्म किया है। इसके बाद वो जुआनियों के बारे में रोते हुए कहता है कि पता नहीं मेरे बच्चे कहाँ पे हैं, साले गायब भी हो गए जोन के अंदर जाते ही, पता नहीं इतने समय कहाँ पे होंगे। जुआनजी उसे यहाँ पे दिलासा देते हुए कहता है कि बुरा न समझो, सबके पास खुद की मानसिकता होती है, वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। वहीं हम लोग जुआनियो के फादर को देखते हैं जो कि यहाँ पे बूढ़ों के ऊपर चिल्लाते हुए कह रहे थे कि तुम्हारे बेटे के पास यहाँ पे लाइटनिंग एट्रीब्यूट है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। इस पे बूढ़ो अपने मन के अंदर सोचता है घंटे का बेटा, साले ने मुझे नहीं बताया, मैं तुम्हें कहाँ से बताता। और वो मन के अंदर सोचते हैं कि चुपी रहता हूँ तो कूल लगूंगा, सबको यही लगेगा कि मुझे पता था, बस मैंने किसी को बताया नहीं। फिर जुआनियो के फादर आगे से कहते हैं कि लाइटनिंग एट्रीब्यूट यहाँ पे ऑफेंसिव पावर के मामले में टॉप नंबर का माना जाता है, ये काफी अच्छी बात है कि तुम्हारे डिसेबल के पास ये एट्रीब्यूट है। बूढ़ो अपने मन के अंदर सोचता है कि बेटा तुम एक बार घर आओ, मैं तुम्हें यहाँ पे नमक वाले पानी से नहलाऊंगा और हाथ पैर बांध के बकरियों के सामने डाल दूंगा। इसके बाद जो तुम्हें सुख दंड मिलेगा उससे मुझे यहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा। खैर इसके बाद हमें यहाँ पे लीडर बोर्ड दिखाया जाता है। कैपिटल जोन में पूरी टीम एकदम सही सलामत है, यानी कि जैन की टीम, जियांग की टीम सही सलामत है, वहीं पे ज़ाओ युए की टीम भी अभी तक सही सलामत है और गुआनहाई वार जोन यानी कि जेंटियान का वार जोन वो भी अभी तक सही सलामत है। बाकी अलायंस जो कि यहाँ पे किसी को एलिमिनेट करना चाहता था, उनकी आधी टीम गायब हो चुकी थी, सिर्फ 5-5 मेंबर बचे थे हर एक जोन के अंदर। इसमें सभी लोग आगे से ये कह रहे थे कि जियांग नैन वार जोन काफी ज्यादा चालाक है, उन्हें अच्छे से पता है कि शिकार बन के शिकारी का शिकार कैसे किया जाता है। वहीं टियानफो वार जोन की गार्डियन यहाँ पे बड़ों से कहती है कि तुमने अपने डिसेबल को काफी अच्छे से सिखाया है कि आंखों में धूल झोंक के छुरा कैसे भुकाया जाता है, वो भी पिछवाड़े पे। इस पे बड़ो आगे से कहते हैं कि इसमें मेरी क्या गलती है भाई, अब कुछ लोग यहाँ पे चूहों की तरह स्नीक अटैक करेंगे लेकिन काउंटर अटैक में वो मारे जाएंगे, तो फिर तुम इस बात का यहाँ पे पतंगा थोड़ी ना बनाओगे। और वो आगे से यहाँ पे ये भी कहते हैं कि जियांग नैन वार जोन इतने समय यहाँ पे फर्स्ट प्लेस के लिए एम कर रहा है, शायद से वो लोग यहाँ पे कैपिटल को भी हरा सकते हैं और तख्ता पलट दे। हालांकि जैन कंगल आगे से कहता है कि कैपिटल कोई छोटा मोटा वार जोन थोड़ी ना है जो कि यहाँ पे इतनी आसानी के साथ तख्ता पलटने दे सकता है। उसी टाइम पे गुहानहाई वार जोन का गार्डियन जेंटियान आगे से कहता है कि ये सब बातें छोड़ो, इस तरफ देखो, यहाँ पे अलायंस के बाकी लोग गुहान वार जोन की टीम से ज्यादा दूर नहीं है। इस पे अलायंस वाले यहाँ पे जेंटियान से कहते हैं कि अब तुम हमारे खिलाफ ही जाओगे क्या, लेकिन जेंटियान आगे से नाक से गुजी निकालता है, लोगों से कहता है ये खाओ। फिर इसके बाद हम कुछ फीमेल कैरेक्टर्स को देखते हैं जो कि यहाँ पे अपनी टीम लीडर के लिए लड़ रही थी। विपिन का टीम लीडर ऊपर से सब कुछ देख रहा था, वो आगे से कहता है कि उसे यहाँ पे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है और ये है गुआनघाई का नंबर 1 जीनियस सॉन्ग चेंगे। एशियन गॉड कल्ट ने ये आइडेंटिटी यहाँ पे सॉन्ग के लिए अरेंज की है, यानी कि यही उनका वो पालतू कुत्ता है जिसके बारे में वो लोग कह रहे थे। खैर इन लड़कियों को यहाँ पे उसी गॉड कल्ट ने अरेंज किया था। इस शुरुआत में तो नहीं मान रहे थे, लेकिन सॉन्ग की ताकतवर नेचर और पोलाइट चेहरे की वजह से ये फिसल गई और तब से ये सभी यहाँ पे सॉन्ग के लिए एकदम वफादार पालतू कुछ बन गई है। वहीं पे सॉन्ग को कोई दिक्कत नहीं है, वो इन्हें यहाँ पे एकदम गर्लफ्रेंड की तरह रख सकता है। वहीं पे सॉन्ग इन लड़कियों से कहता है कि अब मैजिक सिटी की बारी है, हमें वहां भी चलना चाहिए, यानी कि जुआन युवे टीम की। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे जैन को देखते हैं जिसने अलग ही प्लान बना रखा था। दरअसल पूरा जोन श्रिंक होकर एक सिटी के बीच में आएगा जो कि सेंटर होगा। अब वो सेंटर के लिए जाने के लिए यहाँ पे एक ब्रिज है, उसी के जरिए सेंटर के अंदर जाया जा सकता है। बाकी चारों तरफ से माउंटेन ने और बाकी सिटी ने सेंटर को घेर रखा है जो कि एक बैरियर की तरह कैम्प करेगा। इसलिए अगर एक बंदा भी यहाँ पे ब्रिज के ऊपर रुक जाता है तो वो यहाँ पे 10,000 लोगों को आसानी के साथ रोक लेगा। इसलिए जैन अपनी टीम से कहता है कि हम लोग यहीं पे ही इंतजार करेंगे और उन्हें ट्रैप के अंदर फंसने देंगे। इसके बाद एक बार में ही सारी टीम यहीं पे ही एलिमिनेट हो जाएगी और इस तरीके से हमें बिना ज्यादा मेहनत करे भी यहाँ पे आसानी के साथ फर्स्ट पोजीशन मिल सकती है। इस पे सभी लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और उसी टाइम पे इन लोगों के पास नोटिफिकेशन आता है कि जो चारों अलायंस के वार जोन थे वो सभी एक बार में एलिमिनेट हो चुके हैं। अब यहाँ पे सिर्फ मैजिक सिटी, जियांगनान, कैपिटल और गुआनघाई वार जोन ही बचे हुए हैं। इसको देख के जैन अपने मन के अंदर सोचता है कि इतनी बड़ी फीट कौन कर सकता है, उसके अलावा ऐसा कोई और है ही नहीं जो कि यहाँ पे इतना बड़ा कांड कर सके। इसीलिए वो अपनी टीम से कहता है कि ये प्लान थोड़े से चेंज होते हैं, यहाँ पे बैठ के इंतजार करना काफी ज्यादा बोरिंग है, हम लोग डायरेक्ट फ्रंट लाइन पे चलेंगे और बाकी टीम्स के साथ फाइट करेंगे। इसके बाद हम लोग ज़ाओ युए की टीम को देखते हैं और उनके पास भी नोटिफिकेशन आया था जिससे नहीं पता चल जाता है कि बाकी चारों वार जोन आधे घंटे के अंदर ही एलिमिनेट हो चुके हैं। वहीं पे ज़ाओ युए को सही रास्ता पता नहीं चल रहा था, उसके टीममेट आगे से ये कह रहे थे कि हमें सही रास्ता ढूंढना पड़ेगा, जिस पे भी बाकी टीममेट्स के ऊपर चिल्ला रहा था ज़ाओ युए को प्रोटेक्ट करते हुए। हालांकि ज़ाओ युए उनसे कहती है कि चुप रहो यार, चलो जल्दी यहाँ से, बस हमें कैंपिंग करनी है, इसके बाद हम लोग सर्वाइव कर जाएंगे।
हालांकि वो अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि वो तो यहाँ पे जियांग चेन के लिए अच्छा परफॉर्म करने वाली थी, लेकिन वो लोग तो कुछ उखाड़ ही नहीं पाए। लेकिन उसे ये भी लग रहा था कि जियांग नैन भी यहाँ पे बाकी लोगों से नहीं भिड़ा होगा, क्योंकि उनकी टीम पूरी तरीके से कंप्लीट है, बिल्कुल उसकी तरीके। हालांकि उसी टाइम पे यहाँ पे जियांग नैन को आगे से किलिंग ऑरा महसूस होता है और वो उन लोगों से कहता है कि सबको यहीं पे ही रुको, सामने से किलिंग इंटेंट आ रहा है। तो फिर हम देखते हैं कि सामने से सॉन्ग बाहर निकलता है, जो कि यहाँ पे ज़ो युवे से कहता है कि तुम्हारे पास गॉड प्रोफेशन है और साथ ही में गॉडली वेपन भी है, एक सेकंड रैंक जीनियस से यही उम्मीद की जा सकती है। और वो ज़ो युवे से कहता है अगर हम लोग किसी और हालातों में मिले होते तो फिर मैं पक्का तुम्हारे साथ चाय पीता बैठ के, लेकिन ये कंपटीशन है तो फिर हमें तुम्हें यहीं पे मारना ही पड़ेगा, इसलिए मरने के लिए रेडी हो जाओ। जिसपे ज़ो युवे सॉन्ग के ऊपर एरो शूट करते हुए कहती है कि तुम्हारे वॉरजोन को तो हमने पहले भी हरा चुके हैं, अब इनसे क्या घबराना। जिसके बाद वो एक एरो शूट करती है, जिससे वहां पे एकदम एक्सट्रीम एनर्जी निकलती है, जिसपे सॉन्ग को छोड़ के सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। लेकिन सॉन्ग आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वो एरो के डायरेक्शन को चेंज करके कहता है कि पावर बुरी नहीं है, बस तुम्हारी यही गलती है कि तुम्हारा अपोनेंट मैं होने वाला हूँ। और ये एक तरीके से धागों का इस्तेमाल कर सकता है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे फ्लेम एरोस को बदल देता है। और वो उनसे कहता है कि जानकारी के लिए बता दो तुम्हारे मरने से पहले कि मेरा नाम यहाँ पे सॉन्ग चेंगे है और मैं एक डुअल गॉड लेवल जॉब होल्डर हूँ। मेरे फर्स्ट जॉब यहाँ पे स्काई वेबर है और वहीं पे दूसरी जॉब डिवाइन शैडो ऑफ ग्रेट ज़ाओ टियान है। और वो अपनी सेकंड जॉब यानी कि टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे अपनी बॉडी के कई सारे मल्टी क्लोन बना लेता है, बेसिकली नारुतो लेवल के क्लोन्स, एकदम अवघात। और वो ज़ो युवे से कहता है कि भले ही मेरे जॉब का लेवल यहाँ पे तुम्हारे बराबर का नहीं है, लेकिन अगर डुअल जॉब हो तो फिर ये काफी ज्यादा बेहतरीन बन जाता है। ज़ुआन युवे अपने बंदे से कहती है कि उसके पास सेंसरी एट्रीब्यूट है, वो यहाँ पे असली बॉडी के बारे में पता लगा सकता है। लेकिन वो बंदा आगे से बताता है कि उसका हर एक क्लोन यहाँ पे एंकर पॉइंट की तरह है, यानी कि हर एक क्लोन या फिर रियल बॉडी के अंदर किसी भी टाइम ट्रांसफर हो सकता है। एक तरीके से सारी क्लोन ही यहाँ पे रियल बॉडी ही है। तो फिर ज़ुआन युवे यहाँ पे प्लान को बदलती है और उन लोगों से कहती है कि तुम्हें किसी भी कीमत पे मुझे प्रोटेक्ट करना है, मेरे ऊपर एक खरोच भी नहीं लगने देनी है। इसके लिए वो सभी यहाँ पे मान जाते हैं। इसके बाद वो सभी ज़ुआन को चारों तरफ से कवर करते हैं और ज़ुआन आगे से यहाँ पे अपनी पावरफुल एबिलिटी का इस्तेमाल करती है और ऊपर की तरफ एक एरो शूट करती है, जिसका नाम गोल्डन ग्रो फियर रेन था। तो फिर वो एरो यहाँ पे एक आग के कौवे के अंदर बदल जाता है, जो कि यहाँ पे सॉन्ग के सभी क्लोन्स के ऊपर एक एक करके अटैक करने लगता है। सॉन्ग आगे से कहता है कि ये टेक्निक खूबसूरत है लेकिन यूजलेस है, मैं यहाँ पे जितने चाहे उतने क्लोन बना सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के, तुम इनसे कभी भी आजाद नहीं हो पाओगी। इसके बाद वो आगे से अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपने वेपन यानी कि धागे का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे उस आग के पंछी को कैद कर लेता है। इस पे ज़ुआन युवे को यकीन नहीं होता है कि उसका गोल्डन ग्रो फियर रेन यहाँ पे इतनी जल्दी पकड़ा जा सकता है। इस पे सॉन्ग आगे से कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है अगर तुम्हें लगता है कि मैंने इसे पकड़ा है। इसके बाद वो अपने जाल को यहाँ पे टाइट करता है, जिससे वो क्रो एक झटके के अंदर ही ब्लास्ट कर जाता है और इसी के साथ ही ज़ुआन युवे का अटैक पूरी तरीके से न्यूलीफाई हो जाता है, जिसपे उसकी टीम को यकीन नहीं होता है कि इतना पावरफुल अटैक इतनी जल्दी डिस्ट्रॉय हो सकता है। वहीं पे सॉन्ग ने जो जला रिलीज किया था वो धीरे धीरे करके छोटा होते जा रहा था, जिससे सभी लोग भी उस जाले के अंदर कैद हो जाते हैं और आखिर में मारे जाते हैं। ज़ुआन युवे उन लोगों से कहती है कि हर कोई अपनी एबिलिटी यहाँ पे रिलीज करो और इस एक्सट्रीम फ्लेम प्रोटेक्शन को यहाँ पे बचाने की कोशिश करो। जिसके बाद वो अपनी एबिलिटी का यूज करती है और यहाँ पे एक बैरियर बना देती है। जब तक ये लोग इस बैरियर के अंदर रहेंगे तब तक नेट शायद इनके अंदर नहीं आ पाएगा, वो तो भगवान ही जाने। उसी टाइम पे हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि दूर से जा रहा था और उसे यहाँ पे पता चल जाता है कि ज़ुआन युवे और उसकी टीम खतरे में है वाइड आइज की मदद से। और जियांग को समझ में आ जाता है अगर उसने यहाँ पे उनकी मदद नहीं की तो वो काफी ज्यादा गहरे परेशानी में फंस सकते हैं। इसलिए वो सभी लोगों से कहता है कि जिसको आगे जाना है वो आगे जा सकता है, वो यहाँ पे मैजिक सिटी को बचाने के लिए जा रहा है, जिस किसी को साथ आना है वो उसके साथ आ सकता है। इसके बाद यहाँ पे जितने भी वॉरजोन के गार्डियन थे वो सभी यहाँ पे सॉन्ग के बारे में बात करने लगते हैं। डुअल गॉड लेवल जॉब होल्डर काफी ज्यादा यूनिक प्रोफेशन होता है और ये काफी ज्यादा लेजेंड माना जाता है, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर यहाँ तक कि ह्यूमन एम्परर यिंगजी के पास भी ऐसा टैलेंट नहीं था। इस पे अलायंस वाले आगे से कहते हैं कि इसीलिए ये साला हम लोगों को इन्वाइट नहीं करने दे रहा था, अलग ही मौज काट रहा था। स्पेजेंट यान आगे से कहता है कि मैंने इसीलिए तुम लोगों को रिजेक्ट किया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो सुआंग, जियांग चेन या फिर इंगजन कितने ज्यादा पावरफुल है, वो आज इस बार यहाँ पे जीत नहीं पाएंगे। फर्स्ट पोजीशन तो यहाँ पे गुहानाई वार जोन की ही होने वाली है। ज़ो युवे के फादर आगे से कहते हैं कि मुझे हार जीत से कोई लेना देना नहीं, उन्हें बस अपनी बेटी की जिंदा है। इसके बाद हम लोग ज़ुआन युवे की टीम को देखते हैं और उसकी टीम मेंबर आगे से बताते हैं कि ये एग्जिस्टेंस यानी कि बैरियर धीरे धीरे करके हल्का होते जा रहा है, यानी कि किसी भी पल टूट सकता है। फिर ज़ो युवे अपने मन के अंदर सोचती है कि क्या वो यहाँ पे इसी तरीके से एलिमिनेट हो जाएगी। वो यहाँ पे जियांग चेन को इम्प्रेस करने के लिए आई थी और उससे काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ा था। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग यहाँ पे युनफी को देखते हैं जो कि आगे से यहाँ पे एक स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस का इस्तेमाल करता है और आगे से कहता है कि जब तक वो यहाँ पे जिंदा है कभी भी वो यहाँ पे अपनी गॉडेस के सामने खुद को एलिमिनेट नहीं होने देगा और ना ही उसे एलिमिनेट होने देगा। इसके बाद वो अपनी हेरोइक स्पिरिट को यहाँ पे धागों की तरफ आगे भेजता और उन्हें तोड़ने की कोशिश करने लगता है। सॉन्ग उसे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने यहाँ पे हेरोइक स्पिरिचुअल सेक्रीफाइस के साथ में मेरे धागों को इतनी आसानी के साथ तोड़ सकते हो? तुम्हारा टैलेंट बुरा नहीं है, बस ये मेरे लिए काफी ज्यादा बेकार सा है। लेकिन उस टाइम पे सॉन्ग को पता चलता है कि युनफी यहाँ पे अपने
एसेंस को बर्न कर रहा है ताकि वो यहाँ पे अटैक को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सके। और ये सब कुछ करते हुए चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि मैं अपने खून और शरीर को त्याग दूंगा गॉडेस के लिए, यानी कि जुआन युवे के लिए। बाय द वे वो किसी और को पसंद करती है, तुम्हारे एफर्ट्स का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। खैर ब्लड एंड बॉडी सेक्रीफाइस की वजह से यहाँ पे स्पिरिट काफी ज्यादा पावरफुल हो जाती है, जिसके बाद वो यहाँ पे सॉन्ग के धागों को तोड़ के बाहर निकल जाती है। लेकिन उस टाइम पे सॉन्ग दोबारा अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे और भी कई सारे धागे ले आता है, जिसके बाद वो हीरो के स्पिरिट को दोबारा कैद कर लेता है। ये कहते हुए तुम्हें क्या लगा कि तुम यहाँ पे सेल्फ डिस्ट्रक्शन का इस्तेमाल करोगे मेरे धागों को तोड़ने के लिए और मैं यहाँ पे और ज्यादा धागे नहीं ले पाऊंगा। इसके बाद वो उनके ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि बहुत हुआ, अब तुम लोग मरो भाई, मेरे पास और ज्यादा टाइम नहीं है। इसके बाद वो अपने धागों को छोटा करता है तो एक एक करके यहाँ पे बैरियर टूटने लगते हैं और सभी लोग यहाँ पे कमजोर पड़ने लगते हैं। जुआन युवे को हार से कोई लेने देने नहीं था, उसे बस एक ही बात की डिसअपॉइंटमेंट थी कि वो यहाँ पे जियांग को निराश करने वाली है। और हम लोग सॉन्ग के बाकी टीममेट्स को देखते हैं और ये तो तारीफ ही करे जा रहे थे उसके, लेकिन उसी टाइम पे हम लोग पीछे से यहाँ पे जियांग को देखते हैं जो कि यहाँ पे बिजली के पंछी के ऊपर आता है और इन सभी के ऊपर बिजली का झटका दे मारता है, जिससे ये एक झटके के अंदर ही एलिमिनेट हो जाते हैं। वहीं पे सॉन्ग को यही लग रहा था कि ये जोन श्रिंक होने की वजह से आया है, इसी वजह से वो सभी एलिमिनेट हो गए और वो उन्हें गाली दे रहा था कि सालो तुम लोग किसी काम के नहीं हो, यहाँ पे खड़े रहने की जगह पे आगे बढ़ जाते। लेकिन उसी टाइम पे उसे दिखाई देता है कि हमला करने वाला जियांग था। वह जियांग ज़ो युवे से कहता है कि तुम वहीं पे रुको, मैं अभी आता हूँ मदद करने के लिए। इससे जुआन युवे इंप्रेस हो जाती है। वहीं पे जियांग आगे से यहाँ पे अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करते हुए सॉन्ग के जितने भी क्लोन थे उन्हें एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय करते हुए आगे बढ़ते जा रहा था। इससे सभी लोगों को पता चल जाता है कि जियांग जिन के पास यहाँ पे प्योर लाइटनिंग एट्रीब्यूट है। सॉन्ग उसे कहता है कि यही नई एरा की शुरुआत है क्या? ऐसा लगता है कि हेवन और दुनिया तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा काइंड है, जो कि तुम्हारे पास इस तरीके से ओरिजिन इंस्क्रिप्शन टाइप की जॉब्स हैं। दुनिया काफी ज्यादा अनफेयर है। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे गोल्डन सेल का इस्तेमाल करते हुए जियांग के ऊपर अपनी जाल से अटैक करता है तो जियांग आगे से यहाँ पे डिवाइन एलिफेंट अवतार का इस्तेमाल करते हुए धागों को तोड़ देता है, लेकिन वो धागे यहाँ पे दोबारा रिजनरेट हो जाते हैं और दोबारा जाल के अंदर बदल जाते हैं। तो फिर जियांग आगे से मल्टीपल पंचेस मारते हुए कहता है कि देखते हैं तुम कब तक खुद को रिजनरेट कर सकते हो। धागों की भी लिमिट थी, धागे एक झटके के अंदर ही टूट जाते हैं कुछ ज्यादा ही पंचेस सहने के बाद में। और जियांग उसे कहता है कि तुम्हारे जाल कुछ ज्यादा ही यहाँ पे स्लो है। वहीं पे ज़ोवे जियांग से कहती है कि बस अब मुझे और नहीं सहा जा रहा, मैं भाई हटने वाली हूँ, मेरी पावर खत्म होने वाली है। जियांग उसे कहता है थोड़ा सा और, बस आ रहा हूँ मैं। सॉन्ग उसके ऊपर दोबारा अटैक करते हुए कहता है कि तुम सच में कैपेबल हो, लेकिन इतने भी ज्यादा नहीं कि तुम मेरे सामने यहाँ पे बाहुबली बन जाओ। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे 1000 स्टैंड सिल्क एबिलिटी का इस्तेमाल करता है और अपने जालों को यहाँ पे टॉर्नेडो के अंदर बदल के जियांग के ऊपर अटैक करने लगता है। जियांग सौजिया से कहता है कि जल्दी से बाहर आओ और इस जाल को खाने में मेरी मदद करो, लेकिन लो प्रोफाइल है ना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तुम बाहर आए हो। इसके बाद जियांग आगे से चिल्लाता जरूर है रिवर्स टॉर्नेडो, लेकिन कुछ करता नहीं है। अतः की सॉन्ग में उससे पूछता है क्या कर रहे हो भाई, उस जगह पे ये सब कुछ चमक क्यों रहा है, तुम मेरे इस टॉर्नेडो को कभी भी तोड़ नहीं सकते। वहीं पे जियांग ज़ोयुबे से कहता है कि तुम लोग निकलो यहाँ से, तब तक मैं इसे संभालता हूँ। वहीं पे जियांग का जो बिजली वाला पंछी था वो अभी भी मस्त हवा में घूम रहा था और सॉन्ग के जो भी क्लोन थे उन्हें डिस्ट्रॉय करते हुए जा रहा था। अब उसी टाइम पे वहाँ पे जैन भी आ जाता है जो कि जियांग से कहता है कि कोई भी इस जगह को छोड़ के नहीं जाएगा। जियांग आगे से कहता है कि तुम्हें भी यहीं पे ही मरना था, लेकिन उसी टाइम पे यहाँ पे जियांग के बाकी मेंबर्स भी आ जाते हैं जियांग की मदद करने के लिए। वो सुवोंग जियांग से कहता है कि जियांग ज़ेन को मेरे ऊपर छोड़ दो, बाकी तुम जाके सॉन्ग को संभालो। इसके बाद वो सुवोंग ज़ेन के ऊपर अटैक करते हुए कहता है कि आज का अपोनेंट मैं तुम्हारे लिए हूँ, जल्दी से आओ, आके भिड़ो मुझसे, दिखाओ दो कि तुम वर्दी हो या नहीं। इसके बाद वो सुवोंग यहाँ पे वॉर गॉड अवतार का इस्तेमाल करता है और ज़ेन के ऊपर हमला करता है, लेकिन ज़ेन उसके अवतार को इजीली डिस्ट्रॉय कर देता है, ये कहते हुए कि ये काफी ज्यादा कमजोर है और ज्यादा पावरफुल निकालो। इस पे वो सुवोंग अपने ऊपर से 9 लेयर रिस्ट्रिक्शन को हटाता है और वहाँ पे इनविंसिबल वॉर गॉड अवतार को समन करता है। ज़ेन उससे कहता है कि ये अवतार इतना भी बुरा नहीं है और ज़ेन भी अपने पास यहाँ पे ब्लड ड्रैगन आर्मर को बाहर निकालता है और वो सुवोंग से कहता है र्यूमर्स ऐसा कहता है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर ने केव के अंदर एक ड्रैगन को मारा था, मैं देखना चाहूंगा कि उनका पोता इस लायक है या नहीं। इसके बाद वो सुवोंग और ज़ेन दोनों आपस में भिड़ने लगते हैं और उनके अवतार भी आपस में भिड़ने लगते हैं। वहीं पे मुहानक्यो और लो यहाँ पे ज़ोयुबे से कहते हैं कि हमारे साथ चलो भाई, मुफ्त की रोटियां न तोड़ो, कैपिटल के और भी कई सारे लोग हैं, हमें उनसे निपटना है। इसके बाद जियांग यहाँ पे सॉन्ग के पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हारा देखना वेखना हो चुका हो तो फिर थोड़ा सा लड़ाई भी कर लो यार, तुम्हारी बारी है। तो फिर सॉन्ग अपने सभी क्लोन्स को वापस बुला लेता है और उन लोगों से कहता है कि जब चारों मेजर वॉर जोन यहाँ पे आ ही चुके हैं तो फिर अब इनविजिबली फाइट करने का कोई भी फायदा नहीं है टूर्नामेंट के लिए। अब ऊपर से मुझे यहाँ पे अपने आप को और ज्यादा छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी 2 गोड़ी की रेस के अंदर रहते रहते मैं थक चुका हूँ, साला मुझे 30% पावर का इस्तेमाल करना पड़ रहा है बस। इस पे जियांग काफी ज्यादा हैरान होता है, 30% पावर, ऊपर से ये भेस बदली, ये क्या चीज है। इस पे सॉन्ग भी आगे से यहाँ पे अपनी रिस्ट्रिक्शन को रिलीज करता है और अपनी ट्रू गॉड फॉर्म को यहाँ पे समन करता है। बाय द वे इसकी रेस का नाम है टियान किंग गॉड रेस। जियांग उसे कहता है टियान किंग गॉड रेस, क्या तुम यहाँ पे मेरा रेस ऑफ कीव से आए हो क्या। ज़ेन को जैसे इस रेस के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत सभी लोगों से कहता है कि जल्दी से खुद को सेल्फ रजिस्टर्ड करो और इस रियलम से बाहर निकलो। लेकिन जब वो सुवोंग आगे से ट्राई करने की कोशिश करता है तो वो लोग यहाँ से बाहर ही नहीं जा पा रहे थे और खुद को सेल्फ रजिस्टर्ड करने की बात ही छोड़ो, वो साला अपने ऊपर एक खरोच तक नहीं ला पा रहे थे। सॉन्ग उन लोगों
से कहता है काफी ज्यादा देर हो चुकी है ये सब कुछ करने के लिए, ये पूरा रियलम ही मेरे कंट्रोल के अंदर है, तुम में से कोई भी बिना मेरी मर्जी के ना तो अंदर जा सकता है और ना ही बाहर जा सकता है और ना ही कोई बाहर से अंदर आ सकता है। अगर तुम लोग इस सीक्रेट रियलम के अंदर मर जाते हो तो फिर बाहर रिवाइव हो सकते हो, लेकिन मैंने तुम्हारी स्पिरिट्स को यहाँ पे रिफाइन कर दिया है इस रियलम के साथ में। अगर तुम इस रियलम के अंदर मरते हो तो फिर हमेशा के लिए मारे जाओगे, रिवाइव वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसके बाद वो यहाँ पे जुआनजी और लिंग को उंगली करते हुए कहता है कि तुम दोनों बाहर से सब कुछ देख रहे होगे ना, तुम्हें कैसा लग रहा है? जुआनजी, तुमने कभी सोचा भी था कि ऐसा भी दिन आएगा जब तुमने मेरी बहन को मारा था केव के अंदर नॉर्थर्न बैटलफील्ड के दौरान में, लेकिन अब मैं यहाँ पे आया हूँ और मैं यहाँ पे तुम्हारे ग्रेट जिया के जितने भी पावरफुल जीनियसेस हैं उन सभी को यहाँ पे मौत के घाट उतार दूंगा। वह जितने भी गार्डियन थे वो सभी बाहर से ये सब कुछ देख रहे थे और उन्हें भी पता चल जाता है कि टियान को गॉड रेस ग्रेट जिया के अंदर घुसने में कामयाब हो चुकी है। सभी लोग अंदर जाने की बात कर रहे थे, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि वो पूरी जगह यहाँ पे सॉन्ग ने मैनिपुलेट कर दी, इसलिए वो सभी यहाँ पे अंदर नहीं जा सकते हैं और ना ही कोई अंदर से बाहर आ सकता है। वो उन लोगों के सामने ही यहाँ पे उनके सभी जीनियसेस को मौत के घाट उतारने वाला है। साथ ही में ये लोग हमें यहाँ पे टियान के गॉड रेस के इन्हीं टैलेंट के बारे में बताते हैं कि इनके पास यहाँ पे 1000 स्टैंड सोल एक्सट्रैक्शन टेक्निक होती है, जो कि यहाँ पे अनगिनत सोल से बनी होती है और ये लोग अपनी उंगलियों को इधर उधर घुमा के ही एक सोल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अगर सॉन्ग वहाँ पे उन लोगों की सोल को डिस्ट्रॉय कर देता है तो वो लोग मारे भी जाएंगे और ना ही वो लोग खुद को सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करके यहाँ से बाहर आ सकते हैं। फिर हम लोग जैन के अंकल को देखते हैं जो कि यहाँ पे जैन टियान के ऊपर अटैक कर देते हैं बेसेल के लिए गुहान हाई की गार्डियन के ऊपर, ये कहते हुए कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ग्रेट जिया को धोखा देने की। जैन टियान आगे से कहता है कि उसने उन लोगों को धोखा नहीं दिया, उसे खुद भी इस चीज के बारे में पता नहीं है, वो यहाँ पे खुद को प्रूव कर सकता है माइंड रीडिंग टेक्निक के जरिए। हालांकि अंकल के जैन को ये कुछ भी नहीं जानना था, उन्हें यहाँ पे सिर्फ जैन की चिंता थी क्योंकि वो यहाँ पे ह्यूमन एम्परर का लास्ट डिसेंडेंट है। वो यहाँ पे सिर्फ जैन टियान को मार के ही इन सभी चीजों का भरपाया कर सकते हैं, लेकिन उसी टाइम पे वहाँ पे जुआनजी आता है और साथ ही में शॉर्ट गॉड लिंक्यू भी। शॉर्ट गॉड लिंक्यू उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कुछ ज्यादा ही शांति भरी जिंदगी जी रहे हो, इसीलिए साला इतने छोटे मोटे मैटर के ऊपर लड़ाई दंगा करने लगे। अगर केव का दरवाजा टूट जाता है और एनिमीज बाहर आ जाते हैं तो फिर क्या तुम उनके सामने भी इसी तरीके से लड़ाई दड़ाई करोगे या फिर सरेंडर कर दोगे? फिर जुआनजी बूढ़ों से पूछता है कि जियांग के पास अभी इतनी समय कितने 9 विंग मियास्मा हो सकते हैं? अगर वो यहाँ पे 1 मिलियन कीड़ों का इस्तेमाल करे तो फिर क्या यहाँ पे तख्ता पलट सकता है उन्हें सेल्फ डिस्ट्रैक्ट करके? लेकिन बूढ़ों को इस चीज का कोई भी अंदाजा नहीं था, वो जियांग के मैटर में कभी उंगली करते ही नहीं है। और फिर जुआनजी को भी पता था कि यहाँ पे जियांग ने पिछले हफ्ते ही 1 मिलियन 9 विंग मियास्मा को डिस्ट्रॉय किया था और एक हफ्ते के अंदर यहाँ पे इतने सारे 9 विंग्ड मियास्मा को रिप्रोड्यूस करना काफी ज्यादा मुश्किल काम है। वह फिलिंगो यहाँ पे जुआनजी से कहता है कि उसे इस बात का बुरा लग रहा है कि यहाँ पे जो जीनियस है वो मारे जा सकते हैं, लेकिन चीजें जैसे दिख रही है उतनी भी इजी नहीं है। गॉडरेस आसानी के साथ अंदर घुसा है सिर्फ इस चीज के लिए, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, शायद से दूसरी जगहों पे और भी कुछ बड़ा होने वाला है। इस पे जुआनजी आगे से बताता है कि उसकी रियल बॉडी इतनी समय केव के अंदर है तो फिर केव तो ठीक ही रहनी चाहिए और अगला टारगेट शायद से ग्रेट जिया का हेडक्वार्टर हो सकता है। लेकिन ग्रेट जिया का हेडक्वार्टर के पास भी वहाँ पे ऐसी कई सारी चीजें हैं जैसे कि फॉरबिडन एरियाज, एग्जाम्पल के लिए बोन टेम्पल हो गया, डीप किलिंग माउंटेन हो गया। वहीं पे लिंक्यू को कुछ महसूस होता है जिसके बाद वो आगे से बताता है कि चेन इवेंट शुरू हो गया, यानी कि एक जगह से अगले जगह पे हमला इसी तरीके से। उसी टाइम पे यहाँ पे बुढ़ा आ जाता है जो कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए बहुत ज्यादा ईविल एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिससे सभी गार्डियन बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और फिर सभी लोग आगे से कहते हैं कि तो बोन टेम्पल का प्रोजेक्शन है ना। और फिर वो बुढ़ा आगे से कहता है कि इनका ओरिजिन क्या है, ये बस एक बॉडी है और कुछ भी नहीं। तो फिर ये है क्या? ये वो लोग हैं जिनके पास ना ही ईगो है, ना ही इंसानी शरीर और ना ही कोई सेंस ऑफ ह्यूमर। इसके बाद बुढ़ा आगे से कहता है कि सभी चीजों से आजाद हो जाओ, बुद्धा के नाम पे ये वज्रा सुनो। इसके बाद वो आगे से एक सूत्र का इस्तेमाल करता है जिसका नाम वज्रा सूत्र था। लिंक उसकी तरफ शॉर्ट करके कहता है कि तुम बोन टेम्पल के मॉन्क हो, यहाँ पे क्या लेने के लिए आए हो? इस पे वो मॉन्क आगे से कहता है कि वो तो बस यहाँ पे अपनी कुछ बातें सुनाने के लिए आया है। जिसके बाद वो यहाँ पे अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कई सारे डिसेपल और जीनियस को यहाँ पे अपने कब्जों में ले लेता है, बेसिकली उन्हें मैनिपुलेट करने लगता है। उसी टाइम पे जुआनजी अपना जोर देके चिल्लाता है तो ये सभी लोग उस सूत्र से आजाद हो जाते हैं। वो बुढ़ा मॉन्क लोगों से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि इस तरीके से रोक लोगे तो फिर हेवन क्या खुश हो जाएगा? अब तुम्हें हेवन की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी। जिन्होंने बात सुन ली है वो पहले ही हेवन की तरफ जा चुके हैं। अगर 2-3 सेकंड के लिए ये लोग और ज्यादा सुन लेते तो फिर ये और ज्यादा किस्मत वाले बन जाते और निर्वाणा की तरफ चले जाते। जिसके बाद वो इन लोगों के ऊपर अटैक करता है और जिन लोगों ने यहाँ पे वो सूत्र सुना था उनकी बॉडी ब्लास्ट कर जाती है, बेसिकली मारे जाते हैं। लिंक्यू उस मॉन्क के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं जाता हूँ इसकी 2-3 हड्डी पसली तोड़ के आता हूँ, इसके बाद ये स्पेस जंप नहीं कर पाएगा और आसपास नहीं भटक पाएगा। फिर वो जुआनजी से कहता है कि ये सिर्फ शुरुआत है, तुम्हें यहाँ से केव लौट जाना चाहिए और वहीं पे ही रुकना चाहिए, शायद से कुछ बड़ा होने वाला है। फिर जुआनजी आसपास देखता है तो फिर हर एक शहर से यहाँ पे धुआं उठ रहा था, यानी कि ग्रेट जिया के ऊपर पूरी तरीके से हमला हो चुका है। इसलिए जुआनजी सभी गार्डियन से कहता है कि अपनी अपनी कंट्री लौट जाओ, अपनी पोस्ट के ऊपर जाओ और कंट्री को गार्ड करने के लिए रेडी हो जाओ, कोई भी गलती यहाँ पे मंजूर नहीं है। जिसपे वो सभी गार्डियंस यहाँ से निकल जाते हैं अपनी अपनी कंट्री को गार्ड करने के लिए, सिर्फ बुढ़ो ही छूट जाते हैं। वह बुढ़ो जुआनजी से कहते हैं कि वो यहाँ से अपनी पोस्ट की तरफ जा रहे हैं और वो मरते दम तक यहाँ पे ग्रेट जिया को प्रोटेक्ट करेंगे। लेकिन
वो बाद में यहाँ पे अपने सभी मेरिट पॉइंट्स का इस्तेमाल करेंगे। कुछ करने के लिए वो अभी के लिए यहाँ पे ईस्ट सीरीज की तरफ जा रहे हैं। वहीं पे वो जाते जाते जुआनजी से पूछता है कि उसका डिसाइपल यहाँ पे सच में मरेगा, और अगर उसका डिसाइपल मरता है तो वो उसके साथ केव जाएगा और टियांगिंग गॉड रेस के जितने भी बंदे हैं उनकी खाल उधेड़ देगा बिना किसी दिक्कत के। लेकिन जब बड़ो यहाँ पे जुआनजी की तरफ देखता है तो जुआनजी उससे कहता है कि 1 सेकंड के लिए जरा स्क्रीन की तरफ देखना, जिसपे ये लोग जब स्क्रीन की तरफ देखते हैं तो फिर जियांग के सामने यहाँ पे सॉन्ग अपने घुटनों पे बैठा हुआ था और उसे एकदम इज्जत दे रहा था। वहीं पे लोगों को कुछ भी समझ में नहीं आता कि जियांग ने ऐसा क्या किया कि सॉन्ग उसके सामने यहाँ पे अपने घुटनों पे बैठ गया और उसे माफी की भीख मांग रहा है। इसके बाद अगला सीन यहाँ पे 5 मिनट पहले का होता है, जहाँ पे जैन और वो सॉन्ग जब आपस में भिड़ने वाले थे तो फिर वो सभी अब यहाँ पे सॉन्ग के खिलाफ लड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सॉन्ग अकेला ही काफी था। वो इन लोगों से कहता है कि अगर तुम चाहो तो खुद की जिंदगी बचाने के लिए एफर्ट्स डाल सकते हो, लेकिन मुझे मारने के बारे में सोचना भी नहीं। जितना ज्यादा तुम अपनी स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करोगे उतना ज्यादा ब्लैकलिस्ट तुम्हें सहना पड़ेगा। इसके बाद वो लड़कियों के ऊपर हमला करते हुए कहता है कि जरा मैं पहले इनकी सोल्स को रिफाइन कर लूं, जिसके बाद मैं तुमसे निपटूंगा। वहीं पे साउथ जियांग से कह रहा था कि उसे यहाँ पे सॉन्ग को खाना है, लेकिन जियांग उसे मना कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसे अभी यहाँ पे निकाल नहीं सकता है जब तक हालात कुछ ज्यादा गंभीर नहीं हो जाते हैं। वहीं पे 9 की बात रही तो फिर 9 यहाँ पे आसानी के साथ सॉन्ग को हरा सकती है, लेकिन वो यहाँ पे कॉम्पिटिशन के दौरान में 9 विंग्ड मियास्मा का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। लेकिन जियांग के पास अभी भी यहाँ पे और भी कई सारे ट्रम्प कार्ड है जिनका वो इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे जियांग सबसे पहले यहाँ पे वॉइड आइस का इस्तेमाल करता है, ये जानने के लिए सॉन्ग कौन सी प्रजाति का और कहाँ से आया है। और जब वो यहाँ पे वॉइड ऑफ आइस इस्तेमाल करता है तो फिर उसे यहाँ पे सॉन्ग की सारी जानकारी मिल जाती है। इसका रियल नेम यहाँ पे सू लैंडू है, जो कि टियांगिंग गॉड रेस का 19वां उत्तराधिकारी है। इसके बाद हमें इनकी रेस का भाई लंबा चोखा बायोडेटा दिया जाता है, बट वी डोंट वांट इट। अब बस इतना जान लो कि यहाँ पे जो टियांगिंग गॉड रेस है ये ओरिजिनल गॉड रेस की एक ब्रांच रेस है। आसान शब्दों में जो ओरिजिनल गॉड रेस है उससे इनका लेवल काफी ज्यादा कम है। अगर गॉड रेस का कोई बंदा यहाँ पे आ जाता है तो ये उसके सामने अपना सर झुका लेंगे बिना किसी दिक्कत के, और जियांग को ये वाली बात समझ में आ जाती है। इसके बाद जियांग यहाँ पे साउदिया से कहता है क्या तुम मेरे लिए यहाँ पे गॉडली डीमन ब्लड की एक बूंद निकाल सकते हो। इस पे साउदी आगे से बताता है कि वो तो सब कुछ निकल गया, लेकिन वो यहाँ पे जियांग के लिए अपनी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करके निकाल सकता है। इसके बाद साउदिया बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो अपनी बॉडी से रिफाइन करके ब्लड ड्रॉप निकाल देता है, और उसने यहाँ पे इसे थोड़ा सा रिफाइन भी कर दिया था, इसलिए जो साइड इफेक्ट होंगे वो काफी ज्यादा कम होंगे। जियांग अगर इसका इस्तेमाल करेगा तो वो फट के मरेगा नहीं, बस हल्का फुल्का दर्द होगा। इसके बाद जियांग यहाँ पे तुरंत उस ब्लड ड्रॉप का इस्तेमाल करता है, तो फिर वो तुरंत ही यहाँ पे कैद से आजाद हो जाता है। सॉन्ग को पहले तो समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है, लेकिन जियांग तुरंत वहाँ पे एक साउंड बैरियर भी बना देता है। इसके अंदर सिर्फ जियांग और सॉन्ग ही थे। सॉन्ग उसे पूछता है कि ये बैरियर किस लिए भाई, गंदी गंदी बातें करोगे क्या। इस पे जियांग आगे से कहता है कि मुझे डर है कि जब मैं तुम्हें कस के मारूंगा तो फिर तुम चिल्ला उठोगे, और मैं नहीं चाहता कि तुम हमारी बेइज्जती कराओ। इसके बाद वो सॉन्ग का रियल नेम इस्तेमाल करते हुए कहता है कि तुमने जो मेरे प्लान को बर्बाद किया है, क्या उसके लिए तुम्हें यहाँ पे पछतावा हो रहा है। सॉन्ग भी नीचे उतर आता है और वो जियांग से पूछता है कि तुम हो कौन और तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है। और सॉन्ग लोगों को बताता है कि रेस के अंदर रियल नेम जानना काफी ज्यादा टफ होता है, सिर्फ कुछ खास लोगों को ही पता होता है। इसलिए वो हैरान था कि जियांग को उसका रियल नेम कैसे पता है। इस पे जियांग यहाँ पे आगे से ऑरा रिलीज करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। फिर जियांग के अंदर से निकलते हुए ऑरा को देख के यहाँ पे सॉन्ग काफी ज्यादा घबरा जाता है और जियांग से पूछता है क्या वो यहाँ पे केव के अंदर से डार्क रेस से है क्या। इस पे जियांग उसे कहता है डार्क रेस, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे हो। टियांगिंग गॉड रेस का 19वां उत्तराधिकारी होने के नाते तुम्हारे अंदर नॉलेज की काफी ज्यादा कमी है। और जियांग हम लोगों को बताता है कि डार्क रेस काफी लंबे टाइम पहले ही यहाँ से गायब हो चुकी है, बेसिकली उसका हस्तना ताबूत हो चुका है। अब वो और ज्यादा एग्जिस्ट नहीं करती है, बस वो यहाँ पे अपनी रैंक का फायदा उठा रहा है सॉन्ग को घबराने के लिए और उसे फंसाने के लिए। वो जैसे ही यहाँ पे चारा पकड़ लेगा तो जियांग उसे कुत्ते की मौत मार देगा। खैर इस मछली धीरे धीरे चारा पकड़ रही थी और वो जियांग से पूछता है क्या तुम सच में यहाँ पे ओरिजिनल गॉड रेस से हो। इस पे जियांग को समझ में आ जाता है कि मछली ने चारा पकड़ लिया है, अब बस उसे यहाँ पे गॉडली डिमोनिक ब्लड एसेंस का इस्तेमाल करना था नजरिया बदलने के लिए। इसके बाद वो बिल्कुल ऐसा ही करता है और यहाँ पे एसेंस को एक्टिवेट करके सॉन्ग से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ। इस एशियन गॉड की ऑरा से तुम्हें पता नहीं चल रहा कि मैं कौन हूँ। फिर जियांग की फटी पड़ी थी, उसकी सच में पीछे से भाई चरमर हो रही है इतना ज्यादा प्रेशर की वजह से, बट ब्रो इज प्लेइंग लाइक अ गॉड। वो सॉन्ग से कहता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ। उन्होंने मुझे बिना बताए यहाँ पे तुम्हें भेज दिया और तुमने मेरा पूरा प्लान यहाँ पे बर्बाद कर दिया है। अब ये बताओ मुझे तुम्हें कैसे मारना चाहिए या फिर तुम्हारे पूरे कल्ट को ही एक साथ मार देना चाहिए। ऑफ कोर्स सॉन्ग इससे फटके चार हो जाती है, इसलिए वो यहाँ पे घुटनों पे बैठ जाता है और जियांग से माफी मांगने लगता है, ये कहते हुए मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कर दो। हमारा टियांगिंग गॉड रेस और पूरा क्लैन यहाँ पे एक ही रूट से बिलोंग करता है, इसी के नाते हमें छोड़ दीजिए। पर जियांग के पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि वो यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकता है ब्लड एसेंस की वजह से, इसीलिए वो यहाँ पे डायरेक्ट सॉन्ग को मारना चाहता था। और साथ ही में वो 9 को भी यहाँ पे बाहर नहीं निकाल सकता है क्योंकि इससे यहाँ पे रूल्स का वायलेशन हो सकता है, बेसिकली नियम टूट सकते हैं। इसलिए जियांग यहाँ पे सॉन्ग से कहता है कि तुमने जो कहा वो पूरी बात यहाँ पे सेंस बनाती है क्योंकि हम लोग एक ही रूट से जुड़े हुए हैं। और जियांग उसे ये भी कहता है कि उसका आधे से ज्यादा प्लान कंप्लीट हो चुका है, इसलिए वो उसकी जिंदगी बख्श देगा। इसके बाद वो यहाँ पे अपने नेक्स्ट बोतल को बाहर निकालता है और सॉन्ग से
से कहता है क्योंकि तुम्हारी आइडेंटिटी यहाँ पे हर किसी को पता चल चुकी है तो तुम फिर कभी भी यहाँ से सही सलामत वापस नहीं जा पाओगे, तो फिर तुम मेरे इनर वर्ल्ड के अंदर क्यों नहीं चले जाते। जैसे ही मेरा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा और मैं इन सभी लोगों के साथ निपट लूंगा तो फिर मैं तुम्हें पर्सनली केव के अंदर छोड़ दूंगा। इसके लिए सॉन्ग तुरंत मान जाता है और वो चारे को पकड़ के सीधा नेस्ट के अंदर ही चला जाता है, ये कहते हुए कि आपके दया को मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। जियांग उसे कहता है इतना ज्यादा दया भाव दिखाने के लिए शुक्रिया। जिसके बाद सॉन्ग जैसे ही यहाँ पे नेस्ट के अंदर घुसता है तो नाइन और बाकी सब लोग उसका इंतजार कर रहे थे और नाइन आगे से कहती है खाना आ गया खाना। जिसके बाद वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करती है और सॉन्ग के ऊपर हमला बोल देती है। इसके बाद सॉन्ग अचानक से ही मारा जाता है और किसी को उसकी कानों कान खबर ही नहीं पता चलती। वह सॉन्ग उन दोनों से कहता है घुटनों पे क्यों बैठे हो भाई, वो तो चला गया ना, अब चुपचाप खड़े हो जाओ। वह पे इन दोनों की आंखों के सामने जो हुआ उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि जियांग ने आसानी के साथ यहाँ पे सॉन्ग को मार दिया। उसके सामने घुटने टेक के बैठा हुआ था, या था कि जियांग को फाइट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और ये दोनों अपने मन के अंदर यही सोच रहे थे कि जियांग ने यहाँ पे सॉन्ग से कहा क्या। इसके बाद लड़कियों की बारी आती है तो लड़कियों के बारे में तुम्हें अच्छे से ही पता है। वहीं पे हम लोग जैन के कुछ क्लासमेट्स को देखते हैं जो कि उससे पूछते हैं कि हम लोग इसके ऊपर अटैक करने वाले हैं। वो तो दिखने में कुछ ज्यादा ही कूल लग रहा है। तो जैन आगे से कहता है कि उसने हम सभी लोगों की जिंदगी बचाई है। कौन इतना बेशरम होता है कि जिंदगी बचाने वाले के ऊपर कोई अटैक कर दे। अब अगर हम लोग लड़ेंगे तो सीधा सेकंड राउंड के अंदर ही लड़ेंगे, अभी के लिए हमारा काम यहीं पे ही खत्म होता है। वह जियांग उन लोगों से कहता है कि अभी भी आधा घंटा बचा हुआ है, बाहर जाने से अच्छा यही होगा कि यहीं पे बैठ के हम लोग आराम से मौज काटे। जिसके बाद वो सभी लोग बैठ जाते हैं और बाबी को करना शुरू कर देते हैं और हर कोई पेट पूजा कर रहा था। उसी टाइम पे जियांग के पास नोटिफिकेशन आता है क्योंकि नाइन ने अकेले ही यहाँ पे सॉन्ग को खा लिया था तो फिर उसका 9 लेवल एकदम से बढ़ गया था। वहीं पर लोग नाइन को देखते हैं तो उसके मुंह के अंदर यहाँ पे सॉन्ग का वेपन छूट गया था जो कि धागा था। नाइन वो धागा यहाँ पे जियांग को दे देती है। ये कहते हैं कि पता नहीं ये क्या चीज है, लेकिन जब जियांग उस धागे को चेक करता है तो फिर उसे पता चलता है कि ये यहाँ पे सॉन्ग का वेपन है जो फर्स्ट क्लास का डिवाइन वेपन है जो अभी तक पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। इस वेपन का नाम है 1000 स्टैंड सोलर एक्सट्रैक्शन। बाकी इसकी लेवल की यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है और ऊपर से इसके ऊपर कोई एट्रीब्यूट बोनस भी नहीं है। ये सोल से रिलेटेड सभी टाइप के यहाँ पे अटैक कर सकता है। आगे भी एक्सप्लेनेशन दी जाती है लेकिन मैं यहाँ पे बताऊंगा नहीं। हालांकि इस वेपन ने अभी तक यहाँ पे चैंग को अपना मास्टर नहीं माना था, इसीलिए जियांग इस वेपन का इस्तेमाल अभी नहीं कर सकता है। जिससे जियांग को समझ में आ जाता है कि सॉन्ग इसीलिए यहाँ पे उड़ रहा था क्योंकि उसके पास ये वेपन जो था जिसकी मदद से वो यहाँ पे हर किसी की सोल्स को एक झटके के अंदर रिफाइन कर सकता था। जियांग अपने मन के अंदर यही सोचता है कि वो इस धागे को यहाँ पे ग्रैंडपा ट्री को दे देगा जो कि वो उसे यहाँ पे पूरी तरीके से रिफाइन कर देंगे और ये धागा तब उसे यहाँ पे अपना मास्टर मान लेगा। इसके बाद जियांग बिल्कुल ऐसा ही करता है और ग्रैंडपा ट्री एक झटके के अंदर यहाँ पे धागे को रिफाइन कर देते हैं। जियांग यहाँ पे ग्रैंडपा ट्री की तारीफ करता है, ये कहते हुए कि यार तुम तो एकदम पावरफुल दादा हो यार, तुमने साथ ही में इसके अंदर यहाँ पे हिडन एबिलिटीज भी ऐड कर दी। दरअसल इस धागे के अंदर अब यहाँ पे ये भी पावर आ चुकी थी कि ये जियांग की सोल को भी अब प्रोटेक्ट कर सकता है, या तक कि वो सिस्टर हुआन युए के अटैक को भी ब्लॉक कर सकता है। इसके बाद जियांग उस धागे को अपने हाथों में लेता है तो वो धागा यहाँ पे जियांग को अपना मास्टर मान लेता है और जियांग आगे से बताता है कि उसे जैसे ही यहाँ पे टाइगर सोल ब्लेड जूली गॉड एम्परर की मिलेगी तो फिर वो यहाँ पे उसे भी ग्रैंडपा ट्री को दे देगा, जिससे वो यहाँ पे ग्रैंडपा ट्री की मदद से उस ब्लेड को भी और ज्यादा पावरफुल बना देगा। इसके बाद ग्रैंडपा ट्री यहाँ पे 3 फल और उगाल देते हैं। बाय द वे ये मुझे शिमला मिर्च क्यों लग रही है, खैर जो भी हो, लेकिन इनका लेवल काफी ज्यादा हाई नहीं था, बस इनकी क्वांटिटी ज्यादा थी। तीनों में से हरा वाला एक्सपीरियंस कार्ड की तरह था जो कि एक्सपीरियंस को 3 गुना कर देगा। बाकी दोनों नीले वाले यहाँ पे एक्सपीरियंस कार्ड की तरह थे। इसे के लिए ट्रांसफर के बाद जो यहाँ पे जॉब ट्रांसफर टास्क मिलता है, ये दोनों कार्ड की मदद से उन्हें ये टास्क करना नहीं पड़ेगा, रिवॉर्ड डायरेक्टली मिल जाएगा। जियांग के लिए ये तीनों कार्ड यहाँ पे फायदेमंद है क्योंकि उसका लेवल यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब वो यहाँ पे तीसरे ट्रांसफर के लिए आगे बढ़ रहा है। अब उसे यहाँ पे ट्रांसफर के बाद में कोई ट्रांसफर जॉब करने की जरूरत नहीं है, थैंक्स टू नीले वाले फल और साथ ही में हरे वाले यानी कि एक्सपीरियंस कार्ड की मदद से वो बहुत जल्दी यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस भी गेन कर लेगा, जिससे वो थर्ड ट्रांसफर की तरफ आगे बढ़ सकता है। इसके बाद हम लोग 7th सीट को देखते हैं और इसे अभी तक पता नहीं है सॉन्ग का खेल खत्म हो चुका और वो उतने समय किसी पेट के अंदर पच रहा है। इसे अभी भी यही लगता है कि सॉन्ग जिंदा है और उसने सभी जीनियस को निपटा दिया होगा, इसलिए अपने सभी लोगों से कहती है कि अब और ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। रेसी एंड फॉरबिडन एरिया के जितने भी लोग हैं वो सभी यहाँ पे ग्रैंड जिया के ऊपर धावा बोल दो, सब जगह के ऊपर। जुबान यहाँ पे केव के अंदर फंसा रहेगा, वहीं पे लिंग उस बूढ़े मॉन्ग के पीछे गया हुआ है। और रही बात हाउ युवे की, तो वो तो सोती ही रहेगी आधे घंटे तक, वो आधे घंटे से पहले नहीं उठेगी। और हर एक किंग यानी कि गार्डियन यहाँ पे अपनी अपनी कंट्री को डिफेंड करने में बिजी है, इसलिए कोई भी यहाँ पे चूजियांग सिटी और उसके रिवर को रेस्क्यू करने के लिए नहीं आएगा, उसे पूरी तरीके से अकेला छोड़ दिया गया है। जिसके बाद वो सिटी यहाँ पे सेक्रीफाइस हो जाएगी और वो सिटी यहाँ पे इन लोगों की गॉड के लिए एक नई जगह बनेगी जहाँ पे उनका जन्म होगा। इसके बाद इनकी बॉडी के अंदर जो इंसानी ब्लड भरा हुआ है वो पूरी तरीके से साफ हो जाएगा, ये शुद्ध हो जाएंगे और इनकी कम्युनिटी कुछ ज्यादा ही जोशीली है। अब एक काट दो ना से अपनी खून बह जाएगा तुम्हारा, हो जाओगे शुद्ध। इसके बाद हम लोग जीगोंग और टैंग इंजन को देखते हैं जो कि यहाँ पे वॉल के ऊपर बैठे हुए थे। इन्हें भी पता था कि हर एक जगह के ऊपर हमला हो रहा है और हर एक जगह के गार्डियन यहाँ पे अपनी अपनी सिटी को गार्ड कर रहे हैं। इनकी सिटी के ऊपर अभी हमला नहीं हुआ, ये पूरी तरीके से अनसस्पिशियस है, लेकिन ये लोग यहाँ पे खाली नहीं बैठ सकते हैं, इन्हें यहाँ पे तुरंत रेडी होना पड़ेगा। अगर कुछ भी होता है तो ये तुरंत यहाँ पे हमला कर सके। टैंग इंजन यहाँ पे जीगोंग से कहती है कि चिंता ना करो, आधे घंटे के अंदर यहाँ पे डिफेंस पूरी तरीके से रेडी हो जाएगा, जिसके बाद इन लोगों को ज्यादा कुछ
करने की जरूरत नहीं है। वहीं इन लोगों को जियांग की भी चिंता हो रही थी, लेकिन टैंग जिन आगे से कहती है कि उसकी चिंता ना करो, लेकिन ये लोग आधा घंटा बिता पाते कि उससे पहले इन लोगों के ऊपर हमला हो जाता है। सौचन और बाकी लोग यहाँ पे आते हैं और वो यहाँ पे जिगोंग को बताते हैं कि उनकी सिटी के ऊपर लार्ज मात्रा में कई सारे बिस्ट ने हमला कर दिया है और वो सिटी को चारों तरफ से घेर रहे हैं, खासकर रिवर वाली साइड को। इन लोगों के ट्रांसमिशन, कम्युनिकेशन सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है। अब ये लोग यहाँ पे दूसरी सिटी से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते। एक तरीके से इनकी पूरी सिटी ही दूसरी सिटी से अलग हो चुकी है। जिगोंग उन लोगों से कहता है कि उन लोगों को पैनिक नहीं करना है और वो डुआन फेंग से कहता है कि जल्दी से जाओ, सिटी वॉल्स के ऊपर चढ़ जाओ और यहाँ से डिफेंसिव अरे को एक्टिवेट करने के लिए कोई तरीका सोचो और उन्हें जल्दी से स्पीड उनकी बढ़ा दो और हाँ, न्यूक्लियर वेपन के लिए खुद को रेडी कर लो। फिर वो यून साओ से कहता है कि तुम जल्दी से जाओ और कुछ ऐसे जॉब चेंजर्स को ढूंढो जो कि यहाँ पे साउंड को ट्रांसमिट कर सकते हैं, बेसिकली लाउड स्पीकर की तरह काम कर सकते हैं, और जो ऐसा काम नहीं कर सकते हैं उन्हें लाउड स्पीकर दे दो और पूरी सिटी के अंदर ये सब कुछ ब्रॉडकास्ट कर दो जो तुमने हमें बताया है। और वो बुलोंग से कहता है कि सभी जॉब चेंजर्स को मेरे साथ इकट्ठा कर लो, हम सभी लोग यहाँ पे फ्रंट लाइन के ऊपर डिफेंसिव ह्यूमन वॉल बनाने वाले हैं। इसके बाद वो सभी लोगों को हर किसी का काम समझा देता है और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए निकल जाता है। इसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि उस एरिया से निकल के दूसरे एरिया के अंदर आ जाते हैं और इन्हें कुछ तो गलत लग रहा था। उसी टाइम पे जुमानजी की स्पिरिट कुछ तो आता है इन लोगों के सामने, जो कि इन लोगों को यहाँ पे दो चीजें बताने के लिए आया था कि मेजर फॉरबिडन एरिया, सीरियस और भी कई सारी जगहों के ऊपर हमला हो चुका है, इसलिए टॉप लीडर्स यहाँ पे वॉर जोन के अंदर उनसे लड़ाई कर रहे हैं, उन्हें सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और आधे घंटे पहले यहाँ पे जियांग वॉर जोन के पास एक अर्जेंट मैसेज आया था कि चू जियांग सिटी के ऊपर हमला हो चुका है और वो पूरी तरीके से हस्तनाताबूत होने वाली है। इसे जियांग को यहाँ पे जिगोंग और बाकी लोगों की चिंता होने लगती है। वो पूछता है कि उन्हें क्या हुआ, क्या उन लोगों के लिए मदद भेजी गई। इस पे जुवानजी आगे से बताता है कि हर कोई इतनी समय यहाँ पे अपनी अपनी सिटी को गार्ड करने में बिजी है और इतने समय कोई भी खाली नहीं है। जियांग आगे से पूछता है तो फिर चू जियांग सिटी के ऊपर कौन गया है मदद करने के लिए। इस पे जुवानजी आगे से बताता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं गया है मदद करने के लिए। यहाँ पे टोटल 108 सिटी है जियांगनान के अंदर और कोई भी वहाँ पे मदद करने के लिए नहीं जा पा रहा है। भले ये काफी ज्यादा इनह्यूमन है, लेकिन टॉप लीडर्स ने यहाँ पे फैसला किया है कि वो लोग यहाँ पे चूजुआन सिटी के ऊपर गिव अप कर देंगे और जब सारी सिचुएशन यहाँ पे शांत हो जाएगी तब वो लोग चूजुआन सिटी के ऊपर यहाँ पे कुछ फैसला लेंगे। जियांग आगे से कहता है कि तुम लोग उसके ऊपर गिव अप करने वाले हो, क्या तुमने कभी सोचा भी है कि सभी एनिमीज यहाँ पे चूजुआन सिटी के ऊपर हमला क्यों कर रहे हैं बाकी एरियाज को छोड़ के। जुआनजी आगे से बताता है कि उन लोगों ने सोचा है, लेकिन यहाँ पे इस बात को कोई भी नहीं मान रहा है कि चूजियांग सिटी को ही यहाँ पे स्पेशल टारगेट बनाया गया है और भी तो कई सारी जगह हो सकती है, हर एक जगह के ऊपर हमला हो रहा है। हालांकि जियांग के मास्टर ने मना किया था जुआनजी को ये सब कुछ बताने के लिए, लेकिन वो यहाँ पे उसे बताने के लिए आ गया है। अब वो यहाँ पे जियांग को 2 चॉइसेस देने वाला है और वो जुआनजी से कहता है कि पूरा ग्रेट जिया है उसका घर है और हर एक चीज को यहाँ पे बचाने की जरूरत है, वो इस चीज को समझ सकता है। लेकिन जियान आगे से कहता है कि उसके लिए यहाँ पे उसका असली घर चूजियांग सिटी ही है, भले ये छोटी हो लेकिन वो यहाँ पे उसके ऊपर गिव अप नहीं करेगा, वो वहाँ पे जा रहा है उनकी मदद करने के लिए। तभी पीछे से आवाज आती है कि चारों जीनियस यानी कि हर एक टीम का टॉप लीडर यहाँ पे जियांग के साथ जाने के लिए राजी है। जियांग उन लोगों से कहता है कि तुम्हें आने की जरूरत नहीं है। वह फिर जुआनजी भी पीछे से यही कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि जाने के लिए जो तब फुदक रहे हो डिफिकल्टी लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है, ऐसा हो सकता है कि जाओ तो लेकिन वापस लौट के ना आओ, मारे भी जा सकते हो। इसलिए कई सारे लोग घबरा जाते हैं, जिसमें स्वेलिंग और वैंगजी भी थे और कई सारे अपने कदम पीछे ले लेते हैं ये कहते हुए कि हम तुम्हें यहाँ पे पीछे भी खींच सकते हैं। जन उन लोगों से कहता है कि यार तुम तो मेरी टीम से, यार तुम इतना क्यों घबरा रहे हो, साला सारा मानी चाहिए तुम लोगों को, एकदम कायर हो। इसके बाद जुआनजी यहाँ पे जियांग से उसका फाइनल डिसीजन पूछता है, जिसपे जियांग आगे से कहता है कि वो जाने वाला है। जन भी आगे से यही कहता है कि ह्यूमन एम्परर के डिसेंडेंट होने के नाते वो ऑफ कोर्स जाएगा। उस वक्त भी आगे से यही कहता है कि उसकी फैमिली में ही लड़ना लिखा हुआ है तो वो भी जाएगा और जाओ भी यहाँ पे जियांग के लिए जाने वाली थी। इस पे जुआनजी आगे से ये कहता है कि यहाँ पे ग्रेट जिया के न्यू जेनेसिस से यही उम्मीद की जा सकती है और टोटल 10 ही लोग यहाँ पे चूजुआंग सिटी को डिफेंड करने के लिए जाने वाले थे। और जुआनजी उन लोगों से कहता है कि तुम 10 यहाँ पे टियानजी और लिस्ट के टॉप 10 में से एक हो और तुम्हें लोग यहाँ पे सेकंड रिवॉर्ड के अंदर सेकंड राउंड के अंदर जाने वाले हो, बाकी सभी लोग यहाँ पे एक झटके के अंदर एलिमिनेट हो जाएंगे। इस पे उन लोगों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है जो पीछे रह गए थे। और फिर जुआनजी आगे से भी बता देता है कि सेकंड राउंड को यहाँ पे थोड़ा सा बदल दिया गया है, अब यहाँ पे कॉम्पिटिशन मेरिट कॉम्पिटिशन में बदल जाएगा। इसके बाद इन लोगों को यहाँ पे ब्रेसलेट दिए जाते हैं जिसके अंदर ये लोग जितने ज्यादा मॉन्स्टर को मारेंगे उन्हें मारने के बदले में इन्हें मेरिट पॉइंट्स मिलेंगे। इसके जितने ज्यादा मेरिट पॉइंट रहेंगे वो उतना ज्यादा हाई लेवल पे रहेगा। बेसिकली अब इन लोगों के लिए बैटल यहाँ पे सेकंड राउंड बन चुका था और जुआनजी ने दोबारा बता देता है कि भले वो लोग यहाँ पे मारे जाए लेकिन ग्रेट जिया उनके बिना भी यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक रहेगा। अगर वो चाहे तो फिर यहाँ पे इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो सच में मारे जाते हैं तो फिर यही बात साबित होती है कि ये लोग पूरी तरीके से क्वालिफाइड नहीं थे, यानी कि इनके अंदर दम नहीं था ग्रेट जिया के अंदर पावरफुल पर्सनैलिटी बनने का। इसलिए अगर ये लोग सच में यहाँ से जाने वाले हैं तो फिर इनका सर्वाइवल इनके ऊपर ही डिपेंड करता है। लेकिन जब जुआनजी अपनी आंखें खोल के देखता है तो ये लोग पहले ही जा चुके थे और वो स्वांग अपने दादाजी से कहता है कि आप बूढ़े हो चुके हैं, थोड़ा सा धीरे बोलिया करिए, हमें सब कुछ पहले से ही पता है, अब हम लोग जा रहे हैं, आप अपना काम देखिए। इस पे जुआनजी आगे से कहता है साला बुढ़ा किसको बोला बे, तेरे को हकते हुए देखा
देखा है मैंने। इसके बाद उन लोगों से कहता है जाओ जाओ लड़ो जाके, मैं तो चला भाई अपनी केव, वहीं पे ही मेरा जीवन है इतनी समय। इसके बाद हम लोग बीलिंग और वैंगजी को देखते हैं जिनके टसुए बहे जा रहे थे। ये आगे से कहते हैं हमें पहले पता होता कि यहाँ पे पूरा प्लान ही बदलने वाले हैं तो फिर हम लोग साथ आ जाते। तो दूसरे आगे से कहते हैं टसुए कहाँ बाहर हो भाई, जिंदा बचे हो यही काफी है, कम से कम फ्यूचर में और भी ज्यादा चांसेस मिलेंगे। जिसके बाद हम लोग यहाँ पे जियांग नैन वार जोन की ईस्ट सी डिफेंसिव लाइन को देखते हैं जहाँ पे पानी के अंदर से मछलियां बाहर निकल रही थी हमला करने के लिए। वहाँ पे डुआन और बड़ो खड़े थे जो कि आगे से इन्हें डिफेंड कर रहे थे। वहाँ पे बड़ो को दाल में कुछ तो काला लग रहा था क्योंकि ये वाली टाइड यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ी थी और लार्ज थी, सबसे ज्यादा लार्ज अभी तक जो देखी गई थी। डुआन आगे से कहता है तुम्हारा मतलब यह है कि किसी दूसरी साइड पे यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है, ये बस हमें भटकाने के लिए है। बड़ो आगे से यही कहते हैं कि उन्हें यही लगता है कि सी ट्राइब यहाँ पे उनके कॉम्बैक्ट पावर को बस डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। तो फिर डुआन यहाँ पे बड़ो को बताता है कि ऐसी और भी कई सारी जगह है जहाँ पे लगातार हमले होते जा रहे हैं, 5 बड़ी सिटी है और भी कई सारे छोटी छोटी सिटी है जो कि कैपिटल का भी हिस्सा नहीं है और उनमें से चूजियांग एक है जिसके ऊपर भी हमला हो रहा है। वो भी नहीं बता सकता कि एनिमी का रियल टारगेट क्या है और न ही उनमें से किसी को पता होगा। अब उसी टाइम पे यहाँ पे इनके पास मैसेज आता है और उन्हें बता दिया जाता है कि जियांगचन और बाकी जीनियस यहाँ से चूजियांग सिटी के लिए निकल चुके हैं उसे डिफेंड करने के लिए। बड़ों को जैसे ही जियांग के बारे में पता चलता है तो वो तुरंत यहाँ पे जियांग की मदद करने के लिए जाने लगता है और वो आगे से जुआनजी को गाली देते हुए कहता है कि मैंने साले को मना किया था कि उन्हें कुछ भी न बताना, लेकिन इसके बावजूद साले ने बता दिया। इसके बाद वो खुद ही यहाँ पे जियांग को प्रोटेक्ट करने के लिए जाने लगता है। वहीं पे डुआनो से रोकने की कोशिश कर रहा था कि ना जाओ, यहीं पे ही काफी ज्यादा बड़ा खतरा है। लेकिन उसी टाइम पे पानी के अंदर से यहाँ पे 8 लेवल का सीकिंग मॉन्स्टर बाहर निकलता है जो कि इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था और अगर ये डिफेंसिव लाइन के ऊपर अटैक कर देता है तो पूरा जिंगनियन एक झटके के अंदर ही मुसीबत में पड़ सकता है। इसीलिए बूढ़ो यहाँ पे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करता है और उसे रोकने की कोशिश करने लगता है। जिसके बाद हम लोग चूजियांग सिटी को देखते हैं जहाँ पे लगातार हमले होते जा रहे थे और ये लगातार यहाँ पे अपने आप को डिफेंड करते जा रहे थे। अपन लोग एक लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पे पूरी तरीके से सिचुएशन को लीड कर रहा था और वो आगे से कहता है कि अगर यहीं से रेजिमेंट कमांडर मारा जाता है तो फिर यहाँ पे कमांड बटालियन कमांडर के पास चली जाए, अगर बटालियन कमांडर मारा जाता है तो फिर कंपनी कमांडर के पास, और अगर कंपनी कमांडर मारा जाता है तो फिर प्लेटून लीडर के पास, अगर वो भी मारा जाता है फिर तो स्क्वाड लीडर के पास। किसी भी कीमत पे यहाँ पे डिफेंस रोकना नहीं चाहिए। इसके बाद हम लोग जेगांग को देखते हैं जो कि आगे से अपनी शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बिस्टो को मार रहा था। टैंग जिम ने अपनी पूरी कोशिश कर रही थी बीस्ट टाइड को रोकने के लिए। साउ चैन भी आगे से पूरी मदद कर रही थी उन लोगों की। उसी टाइम पे लाइन के ऊपर एक उड़ने वाला बीस्ट हमला करता है तो डुआन फेंग आगे से एरो की मदद से उसे शूट करके लाइन को बचा लेता है। जीगांग डुआन फेंग से कहता है कि तुम भी अपने कमांड दे दो, अगर हम लोग यहाँ पे मारे जाते हैं तो फिर वो लोग जो कि चूजवांगे नाइट वॉचर्स की टीम है वो और ज्यादा नहीं रहेगी। इस पे डुआन फेंग यहाँ पे जीगांग से कहता है कि उसने इतनी ज्यादा कोशिश की है अपनी प्राइम गनर रिकवर करने के लिए, कम से कम इतने ज्यादा डिप्रेसिंग वर्ड्स तो वो ना कहे। जब तक जियांग यहाँ पे जिंदा है तब तक यहाँ पे नाइट वॉचर्स की टीम जिंदा रहेगी और वो लोग हमेशा के लिए अपने लेगेसी को कैरी करते रहेंगे। अब उसी टाइम पे यहाँ पे 5th लेवल का एक बोन रोटन वल्चर आता है और 2 6 लेवल के डीमन एप्स आते हैं इन लोगों के ऊपर एक साथ अटैक करने के लिए। डुआन फेंग आगे से यही कहता है कि कितनी भी बड़ी फाइट हो उन लोगों को लड़ना ही पड़ेगा, सिर्फ लड़ने के ऊपर वो लोग फोकस करेंगे। और उसने यहाँ पे पहले ही ऑर्डर दे दिए हैं, अगर प्रोटेक्टिव शील्ड यहाँ पे टूट जाती है तो फिर 8 न्यूक्लियर बॉम्ब यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे जिनके साथ ही वो लोग यहाँ पे निपट जाएंगे और सारी बीस्ट टाइड भी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जेगोंग इन लोगों को यहाँ पे अपनी कसम याद दिलाता है कि ये लोग तब तक लड़ेंगे जब तक रात रहती है और रात खत्म होने तक ये अपने एनिमीज को यहाँ पे मार गिराएंगे, जिसके बाद ये अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। ऑफ कोर्स शुरुआत में ये 1-2 यहाँ पे मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं, लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे तादाद बढ़ जाती है वैसे वैसे ये लोग यहाँ पे कमजोर पड़ने लगते हैं क्योंकि 6 लेवल का जब डीमन एप इन लोगों के ऊपर हमला करता है तो ये कमजोर पड़ जाते हैं और वहीं पे ये लोग हारना शुरू कर देते हैं। इसके बाद डीमन एप अब यहाँ पे जीगांग और टैंग जिन के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और उनका किल खत्म करने के लिए ये दोनों अपने मन के अंदर यही सोचते हैं कि इन लोगों ने अभी तक यहाँ पे जियांग को कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्लेस भी लेते हुए नहीं देखा और ना ही जीगांग ने अभी तक यहाँ पे जियांग को अपनी स्काई स्प्लिटिंग मास्टर्स टेक्निक भी दिखाई है जो उसने अभी तक मास्टर कर ली है। इसके बाद इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, उससे पहले ही जियांग आ जाता है और ईप की गर्दन काट के यहाँ पे इन लोगों को बचा लेता है। प्लॉट आर्मर है भाई, प्लॉट आर्मर है। वहीं पे वो अपनी एबिलिटी का इस्तेमाल करता है इन लोगों की इंजरी हील करने के लिए और लिविंग थिंग्स टेक्निक का इस्तेमाल कर जिससे वो इन लोगों के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड बना देता है और उनसे कहता है कि जब तक तुम्हारी चोटें ठीक नहीं हो जाती तब तक इससे बाहर न निकलना। अगर तुम लोगों को याद हो तो फिर सिस्टर हुआ यूए ने यानी कि बिग ड्रीमर ने इन लोगों की मेमोरीज मिटा दी थी। नाइस मियास्मा विंग्ड से रिलेटेड इन्हें इसलिए यही लग रहा था कि जियांग यहाँ पे मारा जा सकता है क्योंकि वो अकेला यहाँ पे क्या ही कर पाएगा। जियांग इन लोगों से कहता है कि मैं तुम्हें दोष नहीं देने वाला भाई, तुम्हारी जब मेमोरीज ही मिट चुकी हैं तो फिर मैं तुमसे क्या ही कहूँ। लेकिन इसके बावजूद अगर तुम लोगों को चिंता हो रही है कि मेरी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा कम है तो फिर तुम्हें आसपास देखना चाहिए। जियांग ने पहले ही यहाँ पे 9 का इस्तेमाल करते हुए कई सारे मॉन्स्टर्स को मार दिया था। ये लोग उससे अभी भी कह रहे थे कि एक नेचुरल डिजास्टर क्लास का क्रीचर है, तुम्हें
इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। जियांग उनसे कहता है रहने दीजिए आप भाई, काहे दिमाग खा रहे हैं। वह ये लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि जियांग ने अकेले ही यहाँ पे कई सारे बीस्ट को हरा दिया बिना किसी दिक्कत के साथ में। जियांग जितना दिखता है वो उससे कई गुना अब ज्यादा स्ट्रांग हो गया है और उन लोगों की चू जियांग सिटी अब बच जाएगी। जियांग उन लोगों से कहता है कि वही सिर्फ यहाँ पे अकेले नहीं आया है और भी उसके कई सारे साथी आए हैं जो कि इस फाइनल कॉम्पिटिशन के अंदर हिस्सा लेने वाले हैं बैटल ऑफ मेरिट के अंदर। इसके बाद हम लोग टांग इन और बाइफेंग को देखते हैं जो कि यहाँ पे इसी बारे में बात कर रहे थे कि जियांग ने 9 मियास्मा विंग का इस्तेमाल करके यहाँ पे कई सारे 6 लेवल के बीस्टों को पहले ही मार दिया है। इसीलिए अगर ये लोग यहाँ पे हारना नहीं चाहते हैं तो फिर इन्हें और भी कई सारे मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा ताकि इन्हें यहाँ पे मेरिट पॉइंट तो मिल ही जाए। इसके बाद हम 2 लोगों को और देखते हैं, ये जियांग की टीम के अंदर थे, ये भी यहाँ पे छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मार के यहाँ पे मेरिट पॉइंट इकट्ठा कर रहे थे। इसके बाद लू और मुहान क्यों भी यहाँ पे अपने लिए लड़ाई कर रहे थे ताकि वो यहाँ पे मेरिट पॉइंट इकट्ठा कर सके। इसके लिए ज्यादातर जियांग के लिए ही फाइट कर रहे थे, इनका मेरिट पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद हम लोग ज़ोयोवे को देखते हैं, हाँ ये बेशक यहाँ पे एकदम मेरिट पॉइंट के लिए लड़ाई कर रही थी ताकि ये जियांग को यहाँ पे दिखा सके कि सी इज कैपेबल। इसके बाद हम लोग वुसुआंग को देखते हैं जो कि इनविंसिबल अवतार ऑफ गॉड ऑफ वॉर को यहाँ पे बुलाता है। इसकी मदद से वो भी यहाँ पे कई सारे 4th लेवल और 5th लेवल के बीस्टों को मार रहा था। इसके बाद हम जैन को देखते हैं जो कि यहाँ पे ह्यूमन एम्परर शॉर्ट समनिंग का इस्तेमाल करता है और कई सारे बीस्टों को शॉर्ट की मदद से मार देता है। हालांकि वो इस शॉर्ट का इस्तेमाल यहाँ पे तो नहीं करने वाला था, लेकिन जियांग की वजह से उसका इस्तेमाल अब करना पड़ रहा है ताकि वो यहाँ पे लिस्ट के पीछे ना रह जाए। वह ये दोनों न्यू जनरेशन के जीनियसेस की एबिलिटीज को देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए थे। इसके बाद ये लोग जियांग की तरफ देखते हैं तो जियांग आगे से यहाँ पे अपने इंसेक्ट का इस्तेमाल करने वाला था और ये लोग अपने मन के अंदर सोचते हैं कि जब तक जियांग यहाँ पे है तब तक ये लोग अब यहाँ पे बिना किसी दिक्कत के आराम कर सकते हैं। इसके बाद जियांग बीस्ट टाइड के ऊपर हमला करते हुए यहाँ पे उन दोनों से कहता है कि देखो मैं यहाँ पे पहले तो बीस्ट टाइड को डिस्ट्रॉय करूंगा, इसके बाद कंपटीशन के अंदर फर्स्ट प्लेस भी हासिल करूंगा। वह फिर से पीछे मुड़ता है ये कहते हुए कि ये लोग यहाँ पे बीस्ट टाइड को रो रहे हैं, तब तक हम लोगों को यहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर को तैयार कर लेना चाहिए ताकि अगर कुछ भी हो तो फिर हम उसका इस्तेमाल बहुत जल्दी कर सके। इसके बाद हम लोग यहाँ पे 7th सील्ड होल्डर को देखते हैं और ये जैसे ही यहाँ पे जियांग और बाकी लोगों को जिंदा देखती है तो फिर इसकी आंखें गर्म हो जाती हैं। आगे से चिल्लाते हुए कहती है कि साला सन ऑफ गॉड ने वहाँ पे किया क्या जब ये लोग सही सलामत हैं। और वो ऊपर से यहाँ पे 9 विंग्ड मियास्मा की इतनी तादाद देख के बहुत ज्यादा हैरान हो गई थी। उसे पता था कि जियांग के पास यहाँ पे 9 विंग्ड मियास्मा है, लेकिन इतने ज्यादा होंगे उसने ये सोचा भी नहीं था। इसके बाद वो एशियन गॉड से बात करने के लिए चली जाती है और अपने चेलो से कह के जाती है कि स्पाइडर क्वीन को बता दो कि अब उसके जलवा मचाने का समय आ चुका है, वो जल्दी से चीजुआंग सिटी के ऊपर हमला बोल दे। और फिर हम लोग जियांग को देखते हैं जो कि अपने लाइटनिंग के साथ साथ सब कुछ इस्तेमाल कर रहा था बीट्स को मारने के लिए। और साथ ही में यहाँ पे 9 को उसने रिलीज कर दिया था जो कि अपने रियल फॉर्म के अंदर थी और वो एक एक करके बीस्टों को मारे जा रही थी। जियांग उसे कहता है जितना मन हो उतना खाओ, जितना ज्यादा खाओगी उतना ज्यादा पावरफुल बनते जाओगी। फिर जियांग अपने लेवल को देखता है तो फिर उसका लेवल अब यहाँ पे 57 हो चुका था। जैसे वो 60 पे पहुंचेगा तो फिर वो यहाँ पे 3rd ट्रांसफर के लिए रेडी हो जाएगा। साथ ही में एक्सपीरियंस कार्ड की वजह से उसे यहाँ पे काफी ज्यादा एक्सपीरियंस भी मिल रहा था और वो जैसे ही यहाँ पे अपना 3rd ट्रांसफर कंप्लीट कर लेगा तो फिर उसे यहाँ पे न्यू मदर क्वीन मिल जाएगी। उसी टाइम पे साउजिया बाहर निकलता है और वो जियांग को बताता है कि यहाँ पे ऐसी कई सारी छोटी मोटी सोल्स हैं, अगर वो चाहे तो साउजिया उन्हें पकड़ के कलेक्ट कर सकता है। जियांग उसे कहता है कि तुम उन्हें खा क्यों नहीं लेते। इस पे साउजिया आगे से बताता है कि वो ऐसी छोटी मोटी चीजें नहीं खाना चाहता है और जियांग ने उससे कहा भी था कि वो उसके लिए यहाँ पे गॉडली डीमंस का एकदम बहुत बड़ा वाला पिज्जा सेट लेके आएगा, तो वो यहाँ पे इन्हें छोटी मोटी चीजों को खा के टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता है। जियांग उसे कहता है काफी गंदी तरीके से पाल रहा हूँ तुम्हें, सला तुम्हें महंगो चीजों का शौक हो रहा है, गंदी लत लग रही है। फिर इसके बाद जियांग यहाँ पे ग्रैंड ट्री को बाहर निकालता है जिसको यहाँ पे सोल की जरूरत थी ताकि वो यहाँ पे उस सतरंगी फल को उगा सके। और वो साउजिया से कहता है कि जब भी तुम सोल कलेक्ट करना तो फिर खुद को छुपा के रखना, जब तक कुछ नेसेसरी ना हो। तुम मेरे ट्रम्प कार्ड हो, अगर तुम्हें किसी ने देख लिया तो फिर भारी नुकसान हो सकता है। इसके बाद हमें मेरिट लिस्ट दिखाई जाती है जहाँ पे सबसे पहले तो जुआनजी था, जिसके बाद शॉर्ट गॉड लिंक्यू था, इसके बाद तीसरे नंबर पे यहाँ पे ग्रेट ड्रीमर सिस्टर हुआन युए थी और 28वें नंबर पे यहाँ पे जियान का मास्टर यानी कि बुढ़ऊ था। इसके बाद 296 पे जियांग का नंबर था, वहीं पे 401 पे जैन का नंबर था, जिसके बाद 468 पे वुसुआंग का नंबर था। इसके बाद नीचे बाकी लोग आते हैं। अगर तुम लोग सोच रहे हो इनका लेवल इतना ज्यादा कम कैसे, मतलब लिस्ट के अंदर इतनी रैंकिंग कम कैसे है, तो भाई इन लोगों ने अभी ही मॉन्स्टर्स को मारना शुरू किया है, ज्यादा से ज्यादा 100-200 मारे होंगे। वहीं पे जुआन जी और बाकी लोग तो देखो भाई कब से लगे हुए हैं, पता नहीं कितने मॉन्स्टर मार दिए होंगे उन लोगों ने, इसीलिए मेरिट लिस्ट उन लोगों की काफी ज्यादा हाई है। जैन जब इस लिस्ट की लिस्ट को देखता है तो वो आगे से कहता है कि साला हम लोग अभी यहाँ पे 400 भी अटके हुए हैं, वहीं पे जियांग तो डायरेक्ट 300 के ऊपर निकल चुका है। इसके बाद वो आगे से और ज्यादा जोर देते हुए कहता है कि अब वो और ज्यादा पीछे नहीं हट सकता, उसे और ज्यादा मॉन्स्टर्स को मारना पड़ेगा ताकि वो यहाँ पे रैंकिंग को और ज्यादा अच्छा कर सके। इसके बाद यंजो जीगोंग के पास आती है और उसे बताती है कि यहाँ पे प्रोटेक्टिव बैरियर पूरी तरीके से रेडी है, वो लोग उसे कभी भी रिलीज कर सकते हैं। इसके बाद वो लोग यहाँ पे जियांग के बारे में बात करने लगते हैं कि जियांग ने यहाँ पे कई सारे 9 विंग्ड मियास्मास को रिलीज किया है और वो सभी यहाँ पे इस पूरी टेरिटरी को यहाँ पे रीच कर रहे हैं और हर एक बीस्ट को मार रहे हैं। जियांग यहाँ पे एक तरीके से लैंडलॉर्ड की हो चुका है जो कि अपनी टेरिटरी को यहाँ पे इंस्पेक्ट कर रहा है। साथ ही में वो लोग ये भी कहते हैं कि वो यहाँ पे कई ज्यादा लेवल भी गेन कर रहा है, शायद से वो जल्दी यहाँ पे 3rd ट्रांसफर के लिए रेडी भी हो
जाएगा। इस पे बुलैंग काफी ज्यादा हैरान होता है। वो आगे से बताता है इतनी जल्दी हम लोगों से कई ज्यादा गुना। और वो आगे से बताता है कि जब वो यहाँ पे थर्ड ट्रांसफर के लिए रेडी हो रहा था तब उसे यहाँ पे 4 साल लग गए थे। वो उसके अंदर अटका हुआ था, तब कहीं वो जाके इसे सक्सेसफुल कर पाया था। दरअसल यहाँ पे थर्ड, सिक्स्थ और नाइन्थ जो लेवल्स होते हैं वो बहुत बड़े माउंटेन की तरह होते हैं जिनको पार करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है और कई सारे अवेकनर्स यहाँ पे पार ही नहीं कर पाते हैं और जिंदगी भर के लिए इन्हीं पे ही अटके रहते हैं। लेकिन ये जनरेशन पूरी तरीके से अलग है। जो जैन, जुआन युए और वो सुवांग है, इन लोगों ने पहले यहाँ पे कॉम्पिटिशन से पहले अपने थर्ड लेवल को अचीव कर लिया था। अब वो लोग शायद से यहाँ पे अपने फोर्थ लेवल की तरफ आगे भी बढ़ रहे होंगे और उनके मुकाबले में जियांग काफी ज्यादा धीरे है। लेकिन उसी टाइम पे हम लोग ग्रैंड पटरी को देखते हैं जो कि यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े हो जाते हैं। बेसिकली स्पिरिचुअल फिनोमिनन था। दरअसल जियांग ने यहाँ पे अपने थर्ड ट्रांसफर को शुरू कर दिया था। इस पे ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और जियांग से कहते हैं दादा काहे इतनी मुसीबत बढ़ाए हो इतनी टाइम पे यहाँ पे जॉब को ट्रांसफर करना काफी ज्यादा टफ है। लेकिन ये लोग ये देख के भी हैरान हो गए थे कि जियांग ने यहाँ पे एक स्पिरिचुअल फिनोमिनन को ऑकर कर दिया। इस ओरिजिन स्ट्रेंथनिंग के साथ में जियांग को यहाँ पे ओरिजिन स्पेस के अंदर खींच लिया जाएगा जहाँ पे वो काफी ज्यादा खतरे में होगा। कोई भी उसके ऊपर अटैक कर सकता है और उसे मार सकता है। टाइगन और बाइफेंग भी आगे से ये कहते हैं कि वो बैटलफील्ड के दौरान में यहाँ पे ब्रेक थ्रू कर रहा है। ये काफी ज्यादा घटिया डिसीजन है, हमें उसे बेफालतू में प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। इस पे ये सभी लोग यहाँ पे जियांग की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि भाई ये करना ही करना है। क्योंकि जियांग के बिना ये लोग काफी ज्यादा पावर यहाँ पे लूज कर देंगे और उसके बिना इस टाइट को रोक पाना काफी ज्यादा टफ होगा। उसी टाइम में इन लोगों को पता चलता है कि टेलीपोर्टेशन चैनल यहाँ पे दूर से शुरू किया जा सकता है, इसीलिए वो लोग यहाँ पे यानिंग एक बीस्ट को भेज रहे हैं। हम लोग जैन को देखते हैं जो कि उस यांग बीस्ट के सामने आ जाता है जो कि यहाँ पे शायद से टेलीपोर्टेशन को एक्टिवेट कर सकता है। बाकी ट्रांसलेटर हग रहा है तो बहुत ज्यादा गलतियां हैं। खैर जैन उस बीस्ट के सामने आ जाता है और उससे कहता है कि टेलीपोर्टेशन को रोकने के लिए मुझे तुम्हें यहाँ पे मारना पड़ेगा। वो बीस्ट यहाँ पे अपनी पावर के साथ में जैन के ऊपर हमला करता है तो जैन उससे कहता है कि तुम्हारी पावर्स मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं करेंगे। भले तुम यहाँ पे 7th ऑर्डर बीस्ट हो लेकिन मैं भी यहाँ पे ह्यूमन एम्पायर का डिसेंडेंट हूँ। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे फॉरबिडन स्पेल का इस्तेमाल करते हुए 7th ऑर्डर बीस्ट के ऊपर अटैक करता है, ये कहते हुए कि तुम्हारी वजह से मुझे यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन मिल जाएगी। लेकिन उसी टाइम पे वो बीस्ट यहाँ पे अपने टेलीपोर्टेशन चैनल को एक्टिवेट करता है और उस चैनल के अंदर से यहाँ पे बेसिकली सर्कल, टेलीपोर्टेशन सर्कल, चैनल नहीं सर्कल, किलिंग इंटेंट निकल रहा था। और जब जैन पीछे मुड़ के देखता है तो फिर उसे टेलीपोर्टेशन सर्कल के अंदर से यहाँ पे स्पाइडर क्वीन बाहर निकलती है जो कि जैन से कहती है कि तुम कुछ ज्यादा नहीं उड़ रहे बच्चे। वो जैन उस स्पाइडर क्वीन को देख के हैरान हो जाता है। एक तो वो 8th ऑर्डर की है यानी कि 8वें ट्रांसफर लेवल पे है और साथ ही में वो अवाइजल केव से आई हुई थी यानी कि उसका लेवल कुछ ज्यादा ही हाई है और उसने कई सालों पहले यहाँ पे लिंक्यू का सामना किया था यानी कि शॉर्ट गॉड का, लेकिन उस टाइम पे वो बच के निकल गई थी और उसके स्ट्रेंथ काफी ज्यादा टफ है। वेपेजैन की कोई भी टेक्निक यहाँ पे स्पाइडर क्वीन के खिलाफ काम नहीं आएगी, इसलिए उसको यहाँ पे अपनी जान बचा के ही भागना पड़ेगा। और ऊपर से जियान इतने समय ब्रेक थ्रू कर रहा है तो फिर यहाँ पे उसे उन लोगों को भी बताना पड़ेगा कि स्पाइडर क्वीन आ गई है, उन लोगों को तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे ब्लड फॉर्म ब्लड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और तुरंत यहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। लेकिन स्पाइडर क्वीन आगे से अपने वेब का इस्तेमाल करती है और उसे पकड़ लेती है, ये कहते हुए भाग कहाँ रहे हो। लेकिन जैन बिना हेजिटेट करे हुए अपने हाथों को ही काट लेता है ताकि वो आजाद हो सके एंड दैट वाज कूल। एक झटके के अंदर हाथ काटा काफी बड़ी बात है। इसके बाद वो आगे से यहाँ पे ऑटो एक्सप्लोजन यानी कि पैरों को जेट पैक के अंदर बदलता है यानी कि खून का इस्तेमाल करते हुए फव्वारा मारते हुए उड़ते हुए भाग जाता है उन लोगों के पास में जहाँ पे जियान को उन लोगों ने कवर किया हुआ है। स्पाइडर क्वीन भी आगे से कहती है बड़ा दमदार बच्चा है यार। और उसी टाइम पे यहाँ पे एशियन गॉड के जो चाहने वाले थे वो आगे से यहाँ पे स्पाइडर क्वीन को आगे से बताते हैं कि जियांग जन इतने समय ब्रेक पे रुक थ्रू कर रहा है ओरिजिन स्पेस के अंदर, ये एकदम परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो उनके ऊपर अटैक करके डायरेक्ट उन्हें मार सकती है और फ्यूचर के लिए हमेशा के लिए सारी मुसीबतें खत्म कर सकती है। इसके बाद हम बुढ़ो को देखते हैं जो कि यहाँ पे उस 8th लेवल के सी बीस्ट के साथ फाइट कर रहे थे और उसके ऊपर स्लैश मार के उसे यहाँ से भगा देते हैं और उसे भगाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे जैसा डरपोक यहाँ पे लीडर कैसे बन गया यार इन लोगों का, तुम्हें तो भगा देना चाहिए उन्हें तुरंत के तुरंत ही। इसके बाद उसे कहते हैं अगर दोबारा हिम्मत हो तो ही फाइट करने के लिए बाहर आना, नहीं तो बाहर ना आना, नहीं इस बार घुस के मारूंगा अंदर। उसी टाइम पे डुआन यहाँ पे स्लाइड मारते हुए आता है और ये बर्फ कब से भाई किकिंग करने लगा। लेकिन वो यहाँ पे बुढ़ो को बताता है कि यहाँ पे जियांग ने चुवांजी सिटी के अंदर हमला कर दिया है 9 विंग्ड मैस के साथ में और साथ ही में उसकी यहाँ पे मेरिट लिस्ट के अंदर 300 से ऊपर पोजीशन हो चुकी है। इस पे बुढ़ो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, कई सारे लोग ये अचीवमेंट हासिल नहीं कर पाते हैं। उसी टाइम पे इन लोगों के सामने दी लेजेंडरी टियान युन वार्निंग आती है जो कि कई सालों से देखी नहीं गई थी। ये वार्निंग यहाँ पे ह्यूमन एम्पायर ने बनाई थी कई सौ सालों पहले जब यहाँ पे 8th लेवल का एनिमी आया था या फिर उससे लेवल का। और इतने में ग्रेट जिया के अंदर ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जो कि यहाँ पे 8th लेवल एनिमी का सामना कर सके। अगर ये टियान युन वार्निंग आई है तो फिर बहुत बड़ी खतरे की चीज हो सकती है। जिसके बाद इन लोगों को यहाँ पे स्पाइडर क्वीन का नजरिया दिखाया जाता है जिससे इन्हें समझ में आ जाता है कि चियानजोंग के ऊपर ही यहाँ पे स्पाइडर क्वीन ने हमला किया है और इसी की वजह से वे यहाँ पे टियान युन वार्निंग आई है। और इसी टाइम पे वो मछली वाला बीस्ट दोबारा निकल आता है अटैक करने के लिए। वहीं पे बुढ़ो डुआन से कहते हैं कि तुम यहाँ से डायरेक्ट होंगयाओ की साइड पे जाओ, वहाँ पे भी 7th लेवल का बीस्ट दिखाई दिया है, उसके साथ जाके यहाँ पे उसे निपटा दो। इसके बाद डायरेक्ट उसको लेके यहाँ पे चीजुआंग निकल जाना। किसी भी कीमत पे हम लोगों को यहाँ पे जियांग को बचाना पड़ेगा, इसके लिए चाहे जो कुछ भी करना पड़े।
होंगे वो यहाँ पे फर्स्ट डिसेबल है बूढ़ों की, अगर भूल गए हो तो। इसके बाद अगला सीन डायरेक्ट केव का होता है, जहाँ पे हम लोग जुआनजी को देखते हैं जो कि पूरी आर्मी को यहाँ पे लीड करते हुए आगे की तरफ लेते जा रहा था। अगर अबायस के 10,000 क्लान में से कोई भी एक कदम आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा तो फिर उन्हें एक झटके के अंदर मार दिया जाएगा बिना किसी दिक्कत के। सभी सोल्जर चिल्लाते हुए एकदम आगे बढ़ रहे थे एकदम जोश के अंदर। इसके बाद 9th लेवल का जो ओरिजिन डिमोनिक रेस का डीमन लॉर्ड या फिर लीडर जिसका नाम टू यांग था, वो आगे से कहता है जुआनजी तू साले मरना डिजर्व करता है। ये जानते हुए कि 9 विंग्ड मियास्मा ने यहाँ पे कितनी बड़ी तबाही दुनिया के ऊपर लाई थी, लेकिन इसके बावजूद तूने यहाँ पे उन्हें ग्रेट जिया के अंदर पालन पोषण के लिए छोड़ दिया। अब देख वो कितना ज्यादा बढ़ चुके हैं, कम से कम मिलियन से भी ज्यादा है। अगर तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये सभी लोग मिलकर यहाँ पे 9 मियास्मा को इतना ज्यादा टारगेट क्यों कर रहे हैं, तो बेसिकली पूरे वर्ल्ड के लिए 9 विंग्ड मियास्मा एक तरीके से कॉमन एनिमी है। ऐसे पृथ्वी तो आपस में खेलती कूदती रहती है, कभी भी किसी के ऊपर मिसाइल लॉन्च कर देती है, लेकिन अगर एलियन आ जाते हैं ये कहते हुए वी वांट फ्रीडम, तो फिर सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिला के उनके ऊपर मिसाइल दाग देंगे। ये कहते हुए वी डोंट वांट फ्रीडम, तेल नहीं है यहाँ पे, भाग जाओ। यही खेला 9 विंग्ड मियास्मा के साथ में ही है। फिर ये जो अलग अलग 10,000 क्लैन की रेसेस हैं, ये अलग अलग रेसेस हैं जो कि आपस में लड़ रही हैं, जैसे कि कंट्रियां लड़ती हैं। आगे से पढ़ के आया हूँ भी, इसलिए पता है। फिर टू यंग जुआनजी से कहता है क्या तुम्हें डर नहीं लगता है कि सभी रेसेस एक साथ मिलकर यहाँ पे तुम्हारे ऊपर हमला कर सकती है और तुम्हें पूरी तरीके से मिटा सकती है। इस पे जुआनजी आगे से कहता है एक साथ तुम्हारे जो मिरिड रेसेस, मिरिड का मतलब यहाँ पे असंख्य यानी कि एक साथ ना आने वाले, और रेसेस का मतलब जाति, आसान शब्दों में असंख्य जाति यानी कि एक साथ ना रहने वाली जाति जो आपस में तुम्हारे झगड़े चल रहे हैं, पहले इन्हें सॉल्व करो तब एक साथ आके हमसे भिड़ना। जस्ट लाइक इंडिया, पहले जाति पे लड़ते थे अब भाषा पे लड़ रहे हैं। जुआनजी यहाँ पे टू यंग से कहता है कि बस तुम लोगों अपने आपसी झगड़े को भूल के बस 1 मिलियन 9 विंग्ड मियास्मा को देख के, और मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर, मुझे यकीन नहीं है अगर तुम सब एक साथ मिलके भी गए तो फिर यहाँ पे सिर्फ हमारे बीच में छोटा बहुत डिस्ट्रप्शन ही ले पाओगे और कुछ भी नहीं। इसके बाद वो टोयंग के ऊपर अटैक करते हुए यहाँ पे अपने वॉर गॉड अवतार को समन करता है और धड़ाम से टोयंग के ऊपर एक पावरफुल स्लैश मारता है, ये कहते हुए कि आज मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और तुम्हें पता चलेगा कि इसका एक्सपीरियंस क्या होता है। लेकिन उसी टाइम पे जुआनजी को भी यहाँ पे टियानयुन वार्निंग दिखाई देती है। इसके बाद टोयंग भी आगे से हमला करते हुए कहता है कि वो मियास्मा मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं पलक झपकते उन्हें वाइप आउट कर सकता हूँ तुम्हारे छोटे मोटे जीनियस को भी मिला के। इसे जुआनजी को समझ में आ जाता है कि दाल में सब कुछ काला है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के कैप्टन ऑफ किंग लॉन्ग से कहता है कि तुम चूजियांग जाओ सीधा जाके उन्हें रेस्क्यू करने के लिए, जिस पे वो कैप्टन तुरंत बात मान लेता है और यहाँ से निकल जाता है चूजियांग के लिए उन्हें रेस्क्यू करने के लिए। इस पे टू यंग आगे से कहता है कि वो लोग जिंदा ही नहीं बचेंगे, तुम्हें उनकी लाश भी नहीं मिलेगी। इसके बाद टू यंग आगे से यहाँ पे डिमोनिक स्काई रेजिमेंट यानी कि रिनफोर्स को बुलाता है, जो कि यहाँ पे ग्रेट जिया की डिफेंस लाइन के ऊपर चढ़ाई कर देते हैं और वो लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। हालांकि जुआनजी आगे से हमला करते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम सब कुछ कर लोगे, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि पावर क्या होती है। इसके बाद ये लोग आपस में ही लड़ने लगते हैं। इनकी कुछ फ्लैश फाइट अभी नहीं दिखाई जाती, बाद में दिखाई जाएगी। ये बस तू मैनो करने के लिए, हमें इन्फॉर्मेशन देने के लिए आए थे बस। और इसी टाइम पे ये